2 square kilometers of forest and tree cover over 2 years. और सबसे ज्यादा कहां हो रहा है? सबसे ज्यादा हो रहा है कार्बी आंगलोंग में, सबसे ज्यादा हो रहा है डिमा हसाओ में, जहां पर सिवियर डिग्रेडेशन हो रहा है क्योंकि वहां पर जंगल काटे जा रहे हैं और अवैध कोयला खनन हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि क्या ये जो फॉरेस्ट ज्यादातर कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाओ में अवैध कोयला खनन के द्वारा घटे जा रहे हैं, क्या वहां पर सेंट्रल टीम जाएगी? क्या वहां पर इंक्वायरी बैठाएगी? और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर्स का क्या रोल रहा है? क्या उन पर इन्वेस्टिगेशन होगी? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर, मैं आपके थ्रू जानकारी में लाना चाहता हूं कि सर, जहां तक आसाम के रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात है और जहां तक फॉरेस्ट कवर की बात है, सर पिछले 10 साल में डिजिटल चेंज जो हुआ है फॉरेस्ट कवर का आसाम में, वो घटा नहीं बल्कि 748.65 किलोमीटर बढ़ा है। और सर जो कि 2.72% है ऑफ द टोटल फॉरेस्ट कवर आसाम। सर पिछले साल में माननीय सदस्य जी का कंसर्न सही है कि पिछले साल में कम हुआ है, लेकिन कितना कम हुआ है? केवल 0.038%। सर इसके साथ साथ हम लोग आसाम में ट्री कवर बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स भी ले रहे हैं। सर कैंपा प्लांटेशन से हम लोगों ने 10,759 हेक्टेयर हम लोगों ने कवर किया सर बिटवीन 2020 एंड 21। सर इसी तरह फॉरेस्ट कवर के लिए यहां पे एक न्यू बटालियन ऑफ असम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स रेज की गई है, जिसमें 2000 फॉरेस्ट फ्रंटलाइन स्टाफ रिक्रूट किए गए हैं। सो जहां तक असम की बात है, काजीरंगा ऑल्सो ऑक्यूपाइज अ वेरी स्पेशल मेंशन इन असम सर। वहां पे हम लोग नॉट ओनली हम लोगों ने पोचिंग खत्म कर दी है, लेकिन वहां पे सैकड़ों किलोमीटर अवैध इंक्रोचमेंट से खाली किए हैं। सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग दीज वेरियस स्टेप्स एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट फॉरेस्ट ऑफिशियल्स टू कैरी आउट दीज एक्ट्स। हम लोग एक एडवाइजरी बॉडी है, हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। इसके साथ जो कंसर्न माननीय सदस्य जी ने रेज किया है वो सही है, कम हुआ है लेकिन मार्जिनल कम हुआ है। और क्यों कम हुआ है सर, इसका इन्वेस्टिगेशन भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। के फ्रांसिस जॉर्ज। Sir, in Assam, if it is degradation of forest is the problem, in Kerala, sir, it is the aggregation of forests. Sir, according to the latest forest report, Forest of India report, Kerala's forest cover is 29.66% and the green cover is 64.26% compared to the all India average of 23.59% and 9.34% respectively. Sir, we have a serious problem of human-animal conflict in Kerala. Every day, sir, somebody is getting killed. The people living near to the forest fringes, every day someone is getting killed and, crops are being destroyed. And nothing is being done to protect the poor people. And the state government say that the 1972 Wildlife Protection Act, the provisions of that act does not permit the state to take decisive action. Okay. And the sender says, the states are permitted, the chief wildlife warden can act according to the situation that demands. Sir, I would like to know from the Honorable Minister, if it is needed, will this 1972 Wildlife Protection Act be amended? And also, sir, my request is that the House should discuss this matter. A short duration discussion should be done in this House. Will the लंबा Minister प्रश्न please पूछते। answer? सर माननीय सदस्य ने 2 विषय रखे हैं। एक तो केरला में जो फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहा है और दूसरा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है। सर डिग्रेडेशन के बहुत से वजह हो सकती है सर। हाँ। कर रहा है सर इंक्रीज हो रहा है, ये बता रहे हैं इंक्रीज हो रहा है। अच्छा सर, जहां तक मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात है, ये सही बात है कि पूरे देश में ऐसे इंस्टेंसेस बढ़ रहे हैं। हम लोग की सरकार एडुकेट कंपनसेशन देने की हमेशा कोशिश करती है, देते भी हैं, और इसके लिए एक मैनेजमेंट प्लान हम लोग हमारा डिपार्टमेंट बना भी रहा है। आप तो जवाब दो, उधर मत जाओ, जवाब दो। आप इधर आप तो जवाब देते जाओ। सर जो ये आप माननीय सदस्य द प्रोग्राम ही वांट्स टू नो सर अगेन, सर आई बेग टू से कि ये जो मूल सवाल था वो ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर और आसाम नॉर्थ ईस्ट स्टेट को लेकर था। और सर अगर यहाँ पे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा सही बात है, इसके हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोविजन कर रहे हैं, इसकी जियो टैगिंग की बात हो रही है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, एंड वी आर पुटिंग दीज प्रोसेस इन एक्शन। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 225 श्री के.सी. वेणुगोपाल। 225. So the statement is laid on the table. माननीय सदस्य।
Thank you very much, Honourable Speaker, for giving me an opportunity to reflect the pain and agony which are facing by the fisherfolk of the country, especially the state of Kerala. The issue is that offshore mining has been declared by the central government and tender processes have started. Basically, started from Kollam to Parap area, which is Ramachandran also representing that constituency, and my constituency, Alappuzha, is also coming under the sea. Honourable Speaker, sir, this is the area where maximum fish breed is there. This is the area where maximum our minerals are there. Without conducting a proper environment study, how do you know how government can go like this type of tender procedure? The fishermen are in a great pain. Last 3 months, they are in agitation. I went to the deeper sea for agitation. But when government is taking a decision, at least they should consult the stakeholders. For this sand mining, offshore mining, fisherfolk is one of the major stakeholders. Nobody consulted the fishermen people. Nobody consulted the experts. Sir, without that study, how can government go to this? Now government is saying, what is government is saying, sir? We will do tender first. After that, the company who got the tender will do the environmental impact study. Sir, what logic is this, sir? What logic is there? So my direct question to the minister, whether the minister is going to reply to the House to you, sir, whether they are going to stop this offshore mining, especially for Kerala. सर, ये जो ऑफशोर एरिया माइनिंग का सवाल है माननीय सदस्य का, सर मैं आपको जानकारी में आपके थ्रू लाना चाहता हूं कि ये एक्ट 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ था सर, एंड दिस वाज मेंट टू प्रोवाइड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन द टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन जो हमारे इंडिया के अंदर आते हैं. ये हम लोगों ने सर 2023 में अमेंड किया था. जहां तक आपका सवाल जो कंसर्न रेज किया है कि फिशरमैन का क्या होगा, ब्रीडिंग ग्राउंड का क्या होगा, क्या कंसल्टेशन हुआ कि नहीं हुआ, सर इन सारे सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूं. सर सारे कंसल्टेशन हुए थे सर ये जब आइडेंटिफाई हुए थे 13 ब्लॉक्स, सर उसके बाद ऑल कंसर्न मिनिस्ट्रीज वर कंसल्टेड इंक्लूडिंग 9 कोस्टल स्टेट्स. सर द ऑफशोर माइनिंग ब्लॉक्स हैव बीन केयरफुली सेलेक्टेड and ensuring that these protected areas and fishing areas remain unaffected. सर मैं जानता हूं सर केरला असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था अगेंस्ट दिस. सर उस पर भी मैं आई टेक 1 minute here also. Sir, the consultative process has happened with the state governments and various concerned central ministries, and the same was done at various stages at the time of the amendment in the act itself. Amendment के समय ही हुआ, फॉर्मेशन जब रूल हुए थे और ऑप्शन हुआ था उस समय भी हुआ था. सर जहां तक ये माइनिंग का ऑपरेशन का सवाल है, सर इसमें G1 से लेके G4 तक स्टेजेस हैं. सर इसमें बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि जितने भी एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स की जरूरत है, अभी स्टेज पे ओनली द ऑक्शन प्रोसेस हैज बीन इनिशिएटेड. एडुकेट प्रोविजंस आर देयर इन द एक्ट एंड रूल्स टू एड्रेस एनवायरमेंटल कंसर्न्स, एंड दीज कंसर्न्स विल बी एड्रेस्ड व्हेन दे अराइज. फर्दर सर, द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन आर अ इंटीग्रल पार्ट. सर ये एम्बेडेड है रूल्स में. ऑफशोर एरियाज मिनरल कंजर्वेशन डेवलपमेंट रूल्स 2024 में एम्बेडेड है सर एट वेरियस स्टेजेस फ्रॉम प्री प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन एंड द ऑपरेशन. हर स्टेज पे प्रिस्क्राइब्ड है कि कैसे सेफगार्ड हम लोगों को रखना है. और सर अगर कोई भी रिक्वायरमेंट होगी, इट विल बी एड्रेस्ड व्हेन इट अराइजेस. थैंक यू सर. सर एक बार भूल दोबारा देना, सप्लीमेंट्री के साथ देना. Sir, when a poor fisherman going for construct a small hut in the sea coast, CRZ norms is there. Government is stopping them. You cannot construct a small hut in the area. Now you are going to have a maximum impactful mining in offshore. Sir, the study report by this Cochin Fisheries University along with Aquatic Department has been released. That study report clearly telling it is going to affect very severely of the fish breeding. Entire fishermen is agitating. You cannot do mining. I'm a responsible member from Kerala. I can say in this whole house, Speaker, please pardon me, we will never allow this type of mining in Kerala.
Definitely we will not. If you want to do, then now you are telling that after we will study. Why don't you stop this tender procedures and you conduct an independent impartial study? Otherwise, we will not allow this mining. Definitely, it is going to affect fisherman community. I think the senior minister is not here. I think the Prime Minister, I already given a letter to the Prime Minister also. The government has to come forward for serious action to stop this mining activities. थैंक यू सर। सर माननीय सदस्य ने फिशरमैन की कंसर्न की बात की सर, पहले वो पहले पार्ट में था, मैं भी उसका जवाब दे दूं सर कि, और ये जो अभी आपने कहा है सर, आपने सीआरजेड की बात की सर सीआरजेड जो जोन है हमारे देश का वो अपने कोस्ट से केवल 12 नॉटिकल माइल तक एक्सटेंड करता है सर उसके बाद हम लोगों का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आ जाता है सर। ये जो माइनिंग हो रही है इट इज बियॉन्ड द सीआरजेड जोन, उससे 5-6 किलोमीटर और आगे है सर। वहां पे डेप्थ पानी की बहुत ज्यादा है एंड जो ट्रॉलर्स और जो फिशिंग एक्टिविटी हमारे देश में होती है विच इज बेसिकली एक कोस्ट लाइन के पास में होती है सर। दूसरी बात वहां पे एक बहुत बड़ा फिश ब्रीडिंग ग्राउंड भी है। माइंस तो स्टेट का विषय ना, माइंस तो सर ये माइंस वैसे सर बताया ना केरल स्टेट सरकार का। सर एक बार सर वैसे तो ये क्वेश्चन कायदे से मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का था सर, लेकिन हमें एड्रेस है तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे सैटिस्फैक्ट्री जवाब देने की सर। तो अगेन सर जहां तक हमारे मिनिस्ट्री का सवाल है, हम लोगों का एनवायरमेंटल कंसर्न जो है सर वो विद इन सीआरजेड जोन तक जाता है जो कि केवल 12 नॉटिकल माइल तक है सर। ये माइनिंग जोन सीआरजेड जोन के भी बाहर है सर। मैं एक और आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं सर कि सर केरला गवर्नमेंट ने, आप सही कह रहे हैं, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि नहीं होनी चाहिए वगैरह सर, लेकिन सर मैं केरला गवर्नमेंट का ही सर एक सर्कुलर डेटेड 20/12/18 का मैं रखना चाहता हूं सर इसमें गवर्नमेंट ऑफ केरला विशेज टू एनकरेज द इंपोर्ट ऑफ सैंड फ्रॉम अदर कंट्रीज सर। यही सरकार कि वहां सैंड की इतनी कमी को इंपोर्ट करने के लिए उन्होंने पास किया है। और सर ये जो सैंड ये ब्लॉक्स है वही बिल्डिंग क्वालिटी सैंड के ही है सर। इससे सबसे ज्यादा फायदा तो केरला गवर्नमेंट को ही होने वाला है, केरला स्टेट को होने वाला है। सो आई डू नॉट अंडरस्टैंड दीज बेसलेस कंसर्न्स व्हिच आर बीइंग रेज्ड सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट। ठीक है, मैं देखता हूं। आज रेल पे चर्चा है। 226 मुकेश राजपूत, आप बैठेंगे तो आपको बुलाऊंगा ना, बैठेंगे। नहीं, एन.के. प्रेमचंदन जी को प्रश्न पूछने दो। एन.के. प्रेमचंदन। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. I fully endorse the views expressed by learned colleague Sri K.C. Venugopal. Sir, it is a catastrophe is going to happen in the coastal area of the state of Kerala. Sir, let me explain. It comes under my constituency and Alappuzha K.C. Venugopal's constituency. The proposed area for mining is 342 square kilometers of sea area. And this is from 32 nautic miles to 61 nautic miles from the coastal area, where the 85 kilometers of length of this Koilon bank, Kollam Parap, having abundant fish wealth is there. The area which is proposed for sea sand mining is the area we are having the abundant fish wealth, and the Kollam area is having 1/4 of the total production of the fish wealth is there. So in such a situation, without conducting an environmental impact assessment, and sir, the answer is I am seeking protection. Sir, we are seeking protection from the Honorable Speaker because the answer would go to show that the environmental impact assessment will be done after the bidding process. The contractor or the bidding company will conduct the process. And how can it be? And the second, sir, B part of my supplementary is COP27. Sir, internationally, COP27 conference, which was held in Egypt, so many countries which have experienced sand mining, and it is adversely affected. माननीय मंत्री जी। सर ओके सर, जो
सर जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की स्टडी है सर, वो बिफोर माइनिंग ऑपरेशन की जाएगी सर। उसके बेसिस पे ही हम लोग या जो माइनिंग विभाग है वो परमिशन देगा कि माइनिंग हो कि ना हो। उसके पहले सर, बिफोर द ऑपरेशन द एनवायरमेंट स्टडी विल बी कैरिड ऑन, इल बी वेटेड बाय द मिनिस्ट्री सर। इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी भी इसको देखेगा, उसके बाद ही माइनिंग की क्लियरेंस दी जाएगी। क्लियर हो गया ना बात, ये क्लियर है। 226 मुकेश राजपूत। माननीय मंत्री जी श्री सुरेश कुमार। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए क्या मापदंड हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है तथा असंगठित क्षेत्र में कामगारों के डेटा का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा। और साथ ही साथ देश में जैसा कि उत्तर में बताया गया कि 30.70 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स हैं और मेरे प्रदेश में 19.89 लाख असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं। ई श्रम पोर्टल वन स्टॉप सॉल्यूशन के माध्यम से किस प्रकार से इन रजिस्टर्ड कामगारों की सहायता कर सकता है तथा रजिस्ट्रेशन के बाद जो पंजीकृत कामगार है उसको कैसे पता चलेगा कि उस किस स्कीम के लिए नामांकित है। माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा। स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने ई श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के बारे में क्वेश्चंस पूछा है। माननीय अध्यक्ष जी, देश में पहली बार 2021 में देश में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोगों की सूची बनाने के लिए तय करा। आज मुझे खुशी है क्योंकि कई प्रकार के अलग अलग सेक्टर होते हैं और अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले असंख्य लोग होते हैं। उसमें से 30 व्यापक सेक्टर में 400 व्यवसायी लोगों की सूची बनाने के लिए सरकार ने एफर्ट करा। मुझे आज बताते हुए खुशी हुई है कि आज ई श्रम पोर्टल पर 30.70 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए हैं। हो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के व्यवसायी लोग हैं, उसको एक ई श्रम नंबर मिलता है। ये नंबर के आधार पर उसकी पहचान होती है। दूसरा क्वेश्चन माननीय सदस्य ने पूछा है कि ई श्रम पोर्टल पर वो रजिस्टर तो हो गए, लेकिन रजिस्टर हो जाने से उसको क्या फायदा मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ई श्रम पोर्टल पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के श्रमिक रजिस्टर हो जाते हैं, उसको कई टाइप की भारत सरकार की स्कीम के साथ जोड़ा गया है ताकि ऐसे लोगों को मैपिंग करने में सरकार को भी सुविधा रहेगी और स्वयं को भी सूचित रहेगा कि मैं कौन सी योजना के लिए एलिजिबल हूं। उसके लिए वन नेशन वन रेशन कार्ड, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना के तहत 13 प्रकार की ऐसी योजना है जो भारत सरकार की योजना में एक ही प्लेटफॉर्म पर मैपिंग से पता चलता है कि कौन सी योजना के लिए वो एलिजिबल है जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है। फॉर एग्जाम्पल, अध्यक्ष महोदय, कोई गांव में कोई गरीब परिवार के व्यक्ति है, उन्होंने ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा तो तुरंत ही हाउसिंग मिनिस्ट्री उसको चेक करेगी, ग्राम विकास मंत्रालय उसको चेक करेगा, उसमें से फ्लैग होगा कि उसके पास आवास नहीं है तो तुरंत ही उसका अप्रोच करके लास्ट माइल व्यक्ति तक उसका फायदा हो। प्रधानमंत्री आवास थोड़ी मिलेगा उसको। यस, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलेगा। ई श्रम पोर्टल वाले को प्रधानमंत्री आवास थोड़ी मिलेगा माननीय मंत्री जी। हाँ अध्यक्ष महोदय, नहीं मिलेगा। क्यों? प्रधानमंत्री ई श्रम पोर्टल वाले को प्रधानमंत्री आवास तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्राइवेट उसी को मिलेगा ना। अध्यक्ष महोदय, मैं वही कहना चाहता हूँ, जाएगा मगर वो मैपिंग वो ई श्रम पोर्टल नहीं देंगे, मेरा मंत्रालय नहीं देंगे अध्यक्ष महोदय, लेकिन एक ग्राम विकास मंत्रालय मैपिंग से उसको पता चलेगा कि ये श्रमिक है, उसके पास आवास नहीं है तो मैपिंग करके तुरंत ही उसको इंटीमेट करेंगे कि आप इस योजना के लिए एलिजिबल है और आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं, आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन। Thank you, Speaker, sir. Now, we are aware of the fact that a large number of workers in the unorganized sector continue to work past the age of 60 years
My question to the ministry, sir, through you is, has the government restricted e-Shram portal registration to workers aged 16 to 59 years? Now, and has the government conducted any assessment on the exclusionary impact of the age limit, that is above 60 years? And are there any plans to extend eligibility to ensure social security coverage for senior workers? Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर होता है और उसके लिए कई टाइप की योजना के लाभ के लिए वो एलिजिबल होता है। हमने ई श्रम पोर्टल को साथ में नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के साथ भी इंटीग्रेट करा है, ताकि ई श्रम पोर्टल के लाभार्थी अपनी एलिजिबिलिटी और अपनी योग्यता के अनुसार नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हुई हो तो उसको एनकेस कर सके। यह माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने विशेष रूप में पूछा है कि 60 साल की उसकी एज हो जाने के बाद उसको कोई लाभ मिल सकता है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को ये संज्ञान में लाना चाहता हूं कि कई ऐसी योजना है, पेंशन योजना भी है, उसमें से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। उसने अपने जब वो काम करते हैं तब पेंशन फंड में पैसा जमा कराया हो, इस योजना में पैसा जमा कराए हैं तो 50% पैसा राज्य सरकार देती है और दोनों को मिला के वो 60 एज के बाद उसको 3000 का पेंशन भी उपलब्ध कराया जाता है। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। जिन माननीय सदस्यों की माननीय सदस्य सीट पर आकर बुला करो। जिन सदस्यों की स्थगन सूचना प्राप्त हुई, श्री राजेश रंजन, इमरान मसूद, श्रीमती कनिमोजी करुणानिधि, बी मणिकम टैगोर, विजय कुमार बजंस कुमार, कोडी कोनल सुरेश, नीरज मौर्य, सोगत राय, केसी वेणुगोपाल, बेनी बनन, मोहम्मद जावेद इब्न। आप मणिपत टैगोर जी के इक्वल मत बनो, आप सीनियर व्यक्ति हो, ठीक है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। आइटम नंबर 2, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentions again my name at serial number 2 in today's list of business. Thank you, sir. श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay the paper on the table of the House pertaining to the Ministry of Parliamentary Affairs as mentioned against my name at serial number 3 in today's list of the business of Lok Sabha. Thank you. आइटम नंबर 4, श्री जयंत चौधरी जी। अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेजों को मैं सभा के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5, श्री पंकज चौधरी। अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 5 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6, श्री सुश्री शोभा करंदलेजे। अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुमति से आज का कार्यसूची में मेरा नाम के सामने क्रम संख्या 6 पे उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। शोभा जी, आप पूरा आगे क्या लगाते हैं नाम? करंदलाजे। करंदलाजे। आइटम नंबर 7, श्री सुकांत मजुमदार। With your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 7 in today's list of business. आइटम नंबर 8, श्री हर्ष मल्होत्रा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 9, श्री राधा मोहन सिंह। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 7वें, 8वें, 9वें और 10वें प्रतिवेदन की एक प्रति प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 10, डॉक्टर शशि थरूर जी। श्री अरुण गोविल। On external affairs,
18th Lok Sabha on demand for grants of the Ministry of External Affairs for the year 2025-26 as listed against my name at serial number 10 in today's order of paper. Item number 11, Sri P.C. Mohan. Sir, I rise to present a copy each of the 5th and 6th report, Hindi and English version of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment 2024-25 as listed against my name at serial number 11 in today's list of business. Thank you, sir. Speaker, sir, with your kind permission, I rise to move the motion for election of 2 members from amongst the members of the House to the Court of University of Delhi, mentioned against my name at serial number 12 in today's list of business. प्रश्न ये कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो माननीय सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। शून्यकाल। माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री जी को, कैबिनेट मंत्री जी को राज्यसभा में जवाब देना, रेल मंत्री जी को, इसलिए शून्यकाल 12 बजे से 12:30 बजे तक चलेगा। 12:30 बजे बाद कुछ देर माननीय मंत्री जी रुकेंगे, उसके बाद राज्य मंत्री रुकेंगे और राज्यसभा के जवाब के बाद वापस कैबिनेट मंत्री यहां पर आ जाएंगे। एक मिनट। इसलिए आज शून्यकाल में 1-1 मिनट में अपनी बात को, और पूरी बात के लिए 2-2 मिनट, तो फिर 1 बजे मंत्री जी रहेंगे, 1 बजे बाद आएंगे। बताइए क्या करना है? क्या है? क्या सदन का ठीक है? क्या कर लीजिए? 0 आवर। 1-1 मिनट में खत्म कर दो आज। प्रोफेसर वर्षा एकनाथ गायकवाड़। सम्मानीय और कभी भी एक और विषय हमेशा के लिए बता दूं, प्रश्न शून्यकाल के अंदर जो विषय दिए हैं उन विषयों पर बोलें। अगर आपको विषय को परिवर्तन करना है तो चेयर को दें, और चेयर अगर आपके उस सवाल को परिवर्तन करने की सहमति दे देती है तो ही आप उस विषय को उठा सकते हैं। सम्मानीय सभापति महोदय, मैं महाबोधि महाविहार अधिनियम 1949 को रद्द करके स्थित महाबोधि मंदिर का प्रबंधन जो है वो बौद्ध समाज को सौंपने के संबंध में ये शून्यकाल पे बात करना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के गया स्थित महाबोधि महाविहार बौद्ध धर्म के लिए अत्यंत पवित्र तीर्थस्थल है, जहां भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध जी को बोधि प्राप्त हुई थी। यह स्थान न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के बौद्ध समाज के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। किंतु महाबोधि महाविहार प्रबंधक अधिनियम 1949 के तहत इस महाविहार का प्रबंधक एक ट्रस्ट बोर्ड है, जहां महाबोधि मंदिर प्रबंधक बौद्ध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से इसको चलाया जाता है। सम्मान्य सभापति महोदय, इसमें जो है वो 4 बौद्ध सदस्य हैं और साथ में अन्य 4 अलग समाज के सदस्य इसमें प्रतिनिधि करते हैं, और इसके जो अध्यक्ष है वो जिलाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। यह व्यवस्था अन्य धर्म स्थलों की तुलना के साथ अगर की जाए तो अनुचित और बौद्ध समाज के प्रति अन्यायपूर्वक प्रतीत होती है। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ये कहना है, देश में स्थित सभी मस्जिदों के प्रबंधक जो होते हैं मुस्लिम समाज के होते हैं, चर्च के प्रबंधक ईसाई समाज के होते हैं, गुरुद्वारा के प्रबंधक सिख समाज के होते हैं, मंदिरों के प्रबंधक हिंदू समाज के होते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने 0 ओवर पर बोलने का जो अनुमति दी उसके लिए। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान नरेगा जो योजना है जो मूल उद्देश्य से भटक रही है, और जो वर्तमान समय में पिछले 4-5 सालों के अंदर नरेगा योजना के तहत जो नियम लागू किए गए हैं वो कहीं न कहीं नरेगा योजना को कमजोर करने के लिए लाए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपकी ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा। आपका विषय क्या है? नरेगा योजना के अंदर जो मेड कारीगरों का जो भुगतान नहीं हो रहा है और जो नियम लागू किए हैं जिसकी वजह से रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत लोग जो लाभार्थी हैं वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। यह विषय मेरा मूल रूप से आप तो भली बात जानते हैं कि हमारा कल्चर रहा है कि जेठ है और जो ससुर है उसके सामने घूंघट नहीं उतारती है बहू, लेकिन नरेगा योजना में यह लाया गया है कि आंखों से स्क्रीनिंग किया जाएगा, घूंघट उठा के उसका हाजिरी ली जाती है आंखों से। ये हमारी संस्कृति को खत्म करने का नियम लागू किया गया है।
अध्यक्ष महोदय, ये मेरा जो मूल रूप से अनुरोध है कि मेट कारीगरों का 6 से 7 माह तक 3 से 4 माह के भुगतान नहीं किया गया है, तो मेरा अनुरोध है कि मेट कारीगरों का समय पे भुगतान किया जाए। एम के राघवन। Thank you, Speaker sir, for giving this opportunity, sir. NIT Calicut is one of the country's premier institutions, sir. And such decisions must be made with utmost transparency. Sir, at least I would like to highlight that the individual appointed as a dean by passing the level of HOD had made a controversial public statement in 2024. Sir, praising the assassin of Mahatma Gandhi, quote, proud of Godse for saving the India. Sir, unquote. No, sir, this statement led to the FIR being registered against the person and the investigation is currently underway. Sir, on the basis of this statement, unfortunately, she was elevated for this critical statement of hers, and I wish to know what message this will give to the nation as whole. Sir, sir, please. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र धौरारा की विधानसभा क्षेत्र हरगांव और धौरारा में हर वर्ष आ रही विनाशकारी बाढ़ की विभीषिका के अस्थायी समाधान की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आखिर क्या कारण है कि आजादी के बाद लगातार बाढ़ की विभीषिका का अस्थायी कोई समाधान नहीं निकाला जाता है? हर वर्ष मुआवजे के नाम पर प्रशासनिक अधिकारी बंदरबाट करते हैं, उसमें हजारों करोड़ की लूट होती है और इस पर बनाने के नाम पर, तटबंध बनाने के नाम पर हर वर्ष हजारों करोड़ की लूट होती है। क्या सरकार को इसके अस्थायी समाधान की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए? इसलिए अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र में एक बांध है जिसका निर्माण कार्य हो रहा है, तटबंध निर्माण की है, जो पुराना अलाइनमेंट था। हमारा आपसे अनुरोध है कि वही अलाइनमेंट रखा जाए जिससे कि क्षेत्र के तमाम लोगों को लाभ मिल सके और अस्थायी समाधान की तरफ अध्यक्ष जी डैम बनाने का काम हो, बिजली का, और नदी को चैनलाइज करने का काम हो, साथ ही साथ बांध निर्माण किया जाए। अध्यक्ष जी, इतने कम समय में पूरी बात नहीं आ पा रही है, लेकिन आपसे मेरा अनुरोध है, बाढ़ का अस्थायी समाधान के लिए सरकार प्रयास करे। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। विरायाटो फर्नांडिस। In 1989, late Pradhan Mantri Shri Rajiv Gandhi brought the 89th amendment. It was passed in the Lok Sabha but not in the Rajya Sabha. The idea was to strengthen the Panchayati Raj institution. Subsequently, in 1992, the 73rd amendment was passed. The subjects that were there in the 11th schedule of the amendment were health, education, fisheries, drinking water, sanitation. But till today, the 73rd amendment has not been implemented in Goa. The Gram Sabhas are passing resolutions against the ill-conceived laws that are being brought in Goa, sir. Our rivers, our forests, our agricultural land is getting converted for crony capitalist. Goa is getting converted into a coal hub. I request the government, sir, to implement the 73rd amendment at the earliest. आज चिंता का विषय है कि बैंकों में डिपॉजिट बढ़ने की रफ्तार क्यों कम हो रही है। देश की आम जनता बैंकों को कुबेर का खजाना मानती रही है। ऐसे में जब नवभारत टाइम्स जैसा प्रतिष्ठित अखबार 20 अगस्त 2024 को यह खबर छापता है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों में घटते डिपॉजिट पर हाल में चिंता जताई और अब केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भी इस बात पर चिंता जताते हुए बैंकों से डिपॉजिट बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा, तो देश की जनता हैरानी में डूब गई। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश के बैंकों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी कर रहा है ताकि फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े। जी, मेरी डिमांड ये है कि बैंकों का डिपॉजिट जो है वो बैंकों में अब ये कहा जा रहा है कि आप इंश्योरेंस ले लीजिए, तो बैंकों को में का डिपॉजिट इंश्योरेंस की वजह से कम होता चला जा रहा है और इंश्योरेंस वालों को बैंक बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि बैंकों से बैंकिंग का काम कराया जाए और इंश्योरेंस कंपनियों से इंश्योरेंस का काम कराया जाए। बैंकों पर इंश्योरेंस का लोड बढ़ने के कारण बैंक डिपॉजिट बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है। इससे भविष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं को फाइनेंस करने में समस्या आ सकती है। इसलिए बैंकों को बीमा के काम से अविलंब मुक्त करा दिया जाए। धन्यवाद।
MS Tharavittan. அவைத்தலைவர்களே வணக்கம். பட்டு ஆரணி என்று அழைக்கப்படும் ஆரணி இந்தியாவின் தமிழ்நாட்டின் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் ஒரு முக்கிய வணிக தொழில் மற்றும் தலைமையாகவும் உள்ளது. ஆரணிப்பட்டு நெசவு, நூற்பாலைகள் மற்றும் விவசாய தொழிலாளர்களுக்கு தாயகமாகும். இந்த நகரம் பெரும்பாலும் பட்டு நகரம் என்று செல்ல பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது. அரிசி உற்பத்தி மற்றும் பட்டு சேலை நெசவு மூலம் முக்கிய வருவாயில் ஈட்டுகிறது. நெல் உற்பத்தி மற்றும் ஆரணி போன்று அழைக்கப்படும் அரிசியை உற்பத்தி செய்ய 300க்கும் மேற்பட்ட ஆலைகள் உள்ளன. பட்டு சேலை தயாரிப்பில் நிபுணர்களும் பெற்ற பட்டு நெசவாளர்களும் பெரிய சமூகங்களும் இந்த நகரத்தில் உள்ளன. கைத்தறி நெசவுக்கு பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இருப்பினும் சமீப காலமாக விசைத்தறிகள் போன்ற இயந்திரமயக்கப்பட்ட முறைகளுக்கு மாறுபட்டன. திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் அதிக வருவாய் ஈட்டும் நகரம் ஆரணி. தமிழ்நாட்டுக்கு வெளியே பெரிய நகரம் என்ற பெயர். இங்கே இப்போதெல்லாம் நெசவு தொழில் மெதுவாக மறைந்து வருவதால் யாரும் நெசவு குடும்பத்திலே திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை. கைத்தறி நெசவு மற்றும் காலம் தூய்மையாக பட்டு சேலையில் உருவாக்கப்படுகின்ற பாரம்பரியமிக்க பட்டு வந்தாலும் மூலப்பொருட்கள் மீது GST விதிக்கப்படுகிறது. அதுபோல அரிசி எடுத்துக்கொண்டால் சில்லறையிலே அரிசிக்கு GST விதிக்கப்படுகிறது. பெரும்பாலும் பெரிய கொள்முதல் நிலையங்களில் GST விதிக்கப்படவில்லை. குடும்பங்கள் பயன்படுத்தவும் 25 கிலோ உள்ள பைகளுக்கு GST விதிக்கப்படக்கூடாது என்று வேண்டுகோள் விதிக்கின்றேன். மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தின் கீழ் கடந்த 3 ஆண்டு காலமாக தமிழ்நாடு வஞ்சிக்கப்படுகிறது சார். மாண்புமிகு திராவிட மாடல் நாயகர் தமிழ்நாடு முதலமைச்சருடைய கோரிக்கை ஏற்று அந்த 100 நாள் வேலையை 150 நாளாக உயர்த்த வேண்டும். 300 ரூபாய் சம்பளத்தை 400 ரூபாய் தர வேண்டும் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அதேபோல காஞ்சிபுரம் நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கு உள்ளடங்கிய காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திற்கு ஏறக்குறைய ஓராண்டு காலமாக 120 கோடி ரூபாய் நிலுவையில் இருக்கின்றது. ரூபாய் 120 கோடியை உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதே போல हम बात करते हैं कि विकसित भारत की बात करते हैं कि देश बदलना है, पर मुझे लगता है कि लोग तो देश बदल के जा रहे हैं, पर मेरा वो विषय नहीं है. मैं ये इस बात पे बात करना चाहता हूँ जहाँ पे नस्लीय नफरत और नस्लीय रूढ़वादिता भारतीय नागरिकों के बारे में बढ़ गई है. विदेश में पिछले 6 महीने पहले एक कनाडिया महिला ने एक वीडियो आया था जिसमें एक भारतीय मूल निवासी के खिलाफ कहा था कि वापस अपने देश चले जाओ. उसी तरह 3 महीने पहले एक महिला ने वीडियो बनाया था जिसमें एक महिला ने दिवाली मनाने के बात पे भारतीय लोगों के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी. साथ ही उसमें ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट स्टेडियम में एक ऐसी बात हुई थी जहां पे दरोगा प्रसाद सिरोज. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी. मैं सदन के माध्यम से आपसे आपकी अनुमति से एक सवाल करना चाहूंगा. सवाल मत करो. नहीं, मैं पूछना, मैं आपकी जानकारी संज्ञान में लेना चाहता हूं. 1 मिनट बैठो. कभी भी सदन में स्पीकर से सवाल नहीं पूछते हैं, ठीक है ना? आप सर बोलो. क्षमा चाहूंगा मान्यवर, मैं ये आपके माध्यम से 7/8/2024 को संसद भवन में मेरे द्वारा 377 के तहत एक प्रश्न पूछा गया था विद्युत आपूर्ति के बारे में, लेकिन सदन को गुमराह किया गया कि ट्रांसफार्मर 48 घंटे के अंदर मैं लगा देता हूं. ये बिल्कुल एकदम असत्य है. राज्य का विषय है ट्रांसफार्मर लगना बिजली का. अपनी सरकार तो ही ट्रांसफर लगाने जाएगी. चलो, अनेक स्थानों पर ट्रांसफार्मर 2 से 3 महीने में लगाए जाते हैं. मैं पैसा इतना मैंने प्राइवेटीकरण जो हुआ है कि क्या ट्रांसफार्मर लगाने के लिए अलग से कोई पैसा केंद्र सरकार से दिया जाता है? जब कहा जाता तो मंडल आयुक्त कहता, मंडल अभियंता कहता है कि नहीं ये फिर मैं ट्रांसफार्मर लगाऊंगा या जनप्रतिनिधियों से. माननीय अध्यक्ष. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मैं आज इस सभा में झारखंड राज्य के सुवर्ण का बहुत दिवसीय परियोजना के संबंध में एक महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूं. ये परियोजना प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत AIBP के तहत भारत सरकार द्वारा घोषित की जा रही इस परियोजना कुल लागत 14,959 करोड़ है और सरकार इस उद्देश्य से झारखंड राज्य के किसान सिंचाई सुविधा प्रदान करना है कि राज्य के अधिकांश गरीब आदिवासी एवं स्थानीय छोटे किसान जनसंख्या के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.
सुवर्णरेखा परियोजना 2011-12 PMKSY केंद्र सरकार स्वीकृति दी थी। और इसके लिए केंद्रीय राशि 616 करोड़ रुपया ने, हालांकि परियोजना का वृद्धि कारण राज्य सरकार से अतिरिक्त आवश्यक। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद। जनपद सहारनपुर में मैंने नेफ्रोलॉजी और ऑन्कोलॉजी विभाग से संबंधित मरीजों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और वर्तमान में मरीजों को निकटतम चंडीगढ़ या दिल्ली जाना पड़ता है। मेरी आपसे अनुरोध है कि किसी भी योजना के अंदर, चूंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे मौजूद है, किसी भी योजना में इसको सम्मिलित कराकर वहां पर नेफ्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और ऑर्थोपेडिक, कार्डियक सर्जरी आदि की सुविधाओं के लिए शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है। इन सुविधाओं को सम्मिलित करने के लिए मान्यवर अगर सरकार को निर्देशित करने का काम करेंगे कि किसी योजना में इसका समायोजन कर करके वहां पर हो रही लगातार थैंक यू सर मरीजों की वृद्धि। I want to place on record 5 data points, sir. The first one being there's a huge amount of FDI coming into the healthcare system. Second data point is we are the largest producer and consumer of sugar, sir. Third data point is the ultra processed food is growing at almost 13% every year, sir. Fourth data point is becoming a capital of cancer capital, sir. Fourth data point is we are having the highest number of diabetic patients. Even Prime Minister has mentioned about it, sir. Sir, last 1 minute, sir. Sir, gist of it is our country as a whole is becoming unhealthy, sir, because of huge consumption of processed food with the highest sugar content, sir. So the request is, sir, like what UK have done. UK has done a layered tax system. Because of that, in the last 3 years, they put down sugar content in the food and beverages by 29%, sir. So I request the Health Ministry and also the Finance Ministry to look at it, sir, so that zero sugar drinks and food can have 12% GST and low to moderate sugar drinks can have 18% GST plus cess. And last one, sir, high sugar drinks and high processed food can have 28% GST plus cess, sir. Thank you. जायसवाल। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान झारखंड के एक बहुत ही एम्बिशियस योजना कोनार परियोजना पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस डैम का निर्माण 1955 में हुआ, तिलैया डैम का और कोनार डैम का, और इसमें हजारों गांव जो है विस्थापित हुए। चौपारण, बरही, विष्णुगढ़, चंदवारा में बहुत सारे लोग विस्थापित हुए जिनका आज तक पुनर्स्थापन नहीं हुआ। पहला मेरा मांग है कि इनको पुनर्स्थापित किया जाए। कोनार डैम से नहर का जो है योजना 78 में चालू हुआ और आज तक ये 50 वर्ष के करीब हो गए हैं, अभी तक ये पूर्ण नहीं हुआ और एक भी गांव में पानी नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, मेरा मांग है कि ये सिंचाई परियोजना को केंद्र सरकार पूरी करे, यहां हाइडल पावर लगाए और यहां पर टूरिज्म डेवलप करे ताकि लोगों को वहां पर रोजगार मिले। अध्यक्ष महोदय, ये 85 गांवों को यहां से पानी मिलना था, लगभग 63,000 एकड़ को सिंचित हो रहा था, लेकिन ये परियोजना 50 सालों से लंबित है। केंद्र सरकार से मांग है कि इसको पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पराग प्रकाश। I wish to bring to the attention of this House an urgent matter concerning the Nasik constituency, the need for the dedicated truck terminal on the outskirts of the city. Nasik being a major industrial and agricultural hub, already witnesses significant truck movement carrying goods such as grapes, onions and industrial material. In the light of the massive preparations required for the Kumbh Mela and the growing logistical needs of Nasik, I urge the Ministry of Road Transport and Highways to prioritize the construction of a modern truck terminal urgently. This will Rani Sri Kumar. No. Thank you, sir. Our Tenkasi district was formed in the year of 2019. As of now, there are around 6,000 to 7,000 ex-servicemen and family members in the Tenkasi district. As per the government norms, the ECHS, CSD and the Assistant Director of Ex-Servicemen Welfare Office are made available in each district for the welfare of ex-servicemen and Veer Naris. Ex-Servicemen Welfare Association has been trying to get the CSD facilities in Tenkasi since 2004. For this, recently they have approached all officers concerned, but till now there is no progress in establishing the CSD canteens for the veterans. During the ex-servicemen welfare grievances meeting in Tenkasi Collector Office on the month of March 2023, a request for the same has been made for the district authorities and had forwarded the request to the ex-servicemen to the General Officer Commander Dakshin Bharat
but till now no progress has been made. I request the ते भी इमीडिएट नहीं बोलना चाहते हो तुम? Sir, I would like to draw the attention of the House to a very important matter related to the poor working conditions of the gig workers of the country. Sir, the gig economy in India has seen a significant growth with millions of workers employed by the digital platforms such as Swiggy, Zomato, Uber, Ola, Amazon and Flipkart, sir. However, these workers remain deprived of their basic social security benefits, fair wages and legal protections. Such gig workers are classified as independent contractors instead of employees, denying them rights such as minimum wages, accident insurance, provident fund and pension benefits, sir. Many gig workers face arbitrary pay cuts, excessive working hours and lack of grievance redressal mechanisms. Additionally, driven employment models often lead to unfair suspensions and wage deductions, worsening their financial instability. My request to the Government of India is to recognize gig workers as the employees under labour laws, establish gig workers social security fund, ensuring PF, health insurance and pension benefits, enforce fair pay structures and transparent algorithmic policies, sir, create grievance redressal forum. Sir, concluding, sir, concluding. Sir, last point. Sir, mandate digital platforms to contribute workers' social security. Given the urgency, I request the government to take immediate action, legislation and amendments for the safeguard of gig workers in India. अध्यक्ष महोदय, 2027 मध्ये नाशिक त्र्यंबकेश्वर या ठिकाणी सिंहस्थ कुंभमेळावा होत आहे, परंतु ज्या पवित्र गंगा गोदावरी नदीवरती हा सिंहस्थ पर्वणी स्नानाची पर्वणी होते, त्या नदीची अवस्था अत्यंत वाईट झालेली आहे. कारण नाशिक महानगरपालिका हद्दीतील सांडपाणी असेल किंवा कंपन्यांचं दूषित पाणी यामुळे संपूर्ण नदी पात्र अत्यंत प्रदूषित झाल्यामुळे म्हणजे नाशिक जिल्ह्याच्या पूर्व बाजूला असलेल्या चांदोरी, सायखेडा, नांदूर, मधमेश्वर या भागामध्ये प्रचंड पाण्याचा घाणवास येऊन जलचर प्राणी, मग त्यामध्ये मासे असतील किंवा इतरही जलचर प्राणी मोठ्या प्रमाणावरती मरण पावत आहेत आणि म्हणून यावरती ठोस उपाययोजना करण्यात यावी. त्याचबरोबर हा सिंहस्थ कुंभमेळावा ऐन पावसाळ्याच्या काळात येत असल्यामुळे अतिवृष्टी, गोदावरी नदीचा पूर, चिखल या बाबीवरती शाश्वत उपाययोजना कराव्यात आणि त्याचबरोबर 2 वर्ष शिल्लक असल्यामुळे ज्या पद्धतीने सिंहस्थ कुंभमेळाव्याचं नियोजन व्हायला पाहिजे, रस्ते असतील, पूल असतील, विमानतळ, नाशिक परिसरातील सर्व पर्यटन स्थळांना जोडणारे रस्ते, पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात ही विनंती आपल्या माध्यमातून. Sir, thank you, sir. I stand here to raise the issue of the IDBI Bank. Sir, IDBI Bank के 20,000 एम्प्लॉइज है और जब जसवंत सिंह जी वित्त मंत्री थे उन्होंने वायदा किया था कि इसको प्राइवेटाइज कभी नहीं करेंगे और 51% हमेशा सरकार के साथ रहेगा. और आज हम जब पेपर में पढ़ रहे हैं कि बहुत सारा LIC ने शेयर्स लिए हैं IDBI बैंक के और अगर ऐसा हुआ और उन्होंने मार्केट में बेच दिया तो 61% शेयर्स बाहर चले जाएंगे प्राइवेट प्लेयर्स के साथ. तो सारे ऑफिसर्स और IDBI के 20,000 एम्प्लॉइज की मांग है कि ये प्राइवेटाइजेशन न करे. NPA बहुत कम आया है, बैंक बहुत अच्छी चल रही है, तो ये सारी जिम्मेदारी सरकार और IDBI बैंक जैसे चल रही है वैसे ही चलने दे, ऐसे मेरी विनम्र विनती. थैंक यू. रकीबुल हुसैन बोलेंगे सर. Honorable Speaker, sir, I rise to draw attention to the issue of recurring river erosion and flood caused by the Brahmaputra River and its tributaries in Assam. Due to river erosion, Assam loses approximately 8,000 hectares of fertile land annually. In the past 50 years, nearly 4,000 square kilometers or 7.4% of the state areas has been lost. The flood erosion situation affecting over 30% of Assam population annually. In 2023 alone, 20 districts over the lakhs of people were impacted. Despite its severity since ages, river erosion in Assam was recently recognized as a national calamity by the 15th Finance Commission. However, bureaucratic inefficiencies often hinder the effective distribution of the funds to beneficiaries. Sir, I urge the Ministry of Home Affairs and Disaster Management Division and the Ministry of Jal Shakti to take immediate coordinate action plans, mitigate its impact. Thank you, Speaker Sahab. स्पीकर साहब मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 13 ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 12 ਵਾਰ
थाणिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਔਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੂਰਿਸਟ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਟੂਰਿਸਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਫੇਲ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਸਰ। ओके, माननीय सदस्यगण, अब सभा में रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग संख्या 85 को चर्चा तथा मतदान के लिए लिया जाएगा। सभा में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग पर कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्याएं लिखी हो जिन्हें वह प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत की गई कटौती प्रस्ताव की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली सूची कुछ समय पश्चात सूचना पट पर लगा दी जाएगी। यदि सदस्यों को उस सूची में कोई विसंगति मिले तो उसकी सूचना तत्काल सभा पटल पर मौजूदा अधिकारी को बताएं। रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा। सुश्री वर्षा गायकवाड़। आज माननीय सदस्य देर रात्रि तक रेल मंत्रालय पर चर्चा हो सकती है, तो मेरा आग्रह है कि अधिक से अधिक माननीय सदस्य इसमें भाग लें और अधिक से अधिक माननीय सदस्य बैठें। सुश्री वर्षा गायकवाड़ 2 दिन तक। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं रेल मंत्रालय पर चर्चा में बोलने के लिए खड़ी हूँ और आपने मुझे इसके बोलने के लिए अवसर दिया। मैं आपका सबसे पहले तो बहुत सारा धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। रेल हम भारतीयों के लिए सिर्फ एक यात्रा का साधन नहीं है सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, वो हम सब के लिए यादों से जुड़ी है, हम सबके जरूरतों का हिस्सा है और भारतीय रेल हम सबका जीवन का अविभाज्य अंग है। हम सम्मानीय अध्यक्ष महोदय देखते हैं कि बड़े पैमाने पे जब चर्चा होती है तो हमने देखा है ये जो सरकार है नामकरण करने में बहुत बड़ी होशियार है और बहुत बड़े बड़े नाम देती है। इस बजट को भी रिकॉर्ड बजट का नाम देने का जो है रेल मंत्रालय का काम इस सरकार ने किया है। हमने देखा निपुण भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, अलग अलग नाम, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, अलग अलग नाम देने का काम इस सरकार के माध्यम से होता है। लेकिन सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो इस बजट को मैं ये कहूंगी ये रिकॉर्ड बजट नहीं है, ये पूरी तरह से जो है ये फेल बजट है। ये मैं आपके माध्यम से सबसे पहले कहना चाहती हूँ। आज इस बजट में बड़े बड़े आंकड़ों को बताया गया है, बड़ी बड़ी नई ट्रेन की घोषणाओं की बात की गई है, लेकिन अगर आप बुनियादी स्तर पे, अगर जमीनी स्तर की अपन बात करें तो कोई भी समस्या को इसने सॉल्व नहीं किया है। आज भी वो समस्या बजट फेल थोड़ी होता है, कोई बजट फेल नहीं होता। तो मैं अध्यक्ष महोदय आप मुझे संरक्षण दें, आप मुझे संरक्षण दें जी। तो बुनियादी ढांचे के ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ। मैंने देखा जब भी मैं संसद में आई तब से मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है हर चीज जो है 2014 के बाद से ही हुई है। जैसा आप सबको मालूम है, जब भी हम चर्चा करते तो भारतीय रेल का उगम भी अगर 2014 में आप लोग कहेंगे, जैसे किसी सदस्य ने कहा था कि स्वतंत्रता की जो है 2014 से हुआ है, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था सूर्य, चंद्र और सत्य ना कभी छुपा है ना कभी छुपेगा। तो ये सत्य बिल्कुल सामने आएगा। तो आप कितना भी इसको रिकॉर्ड ब्रेक आपका बजट कहिए, लेकिन बिल्कुल ही आपका रिकॉर्ड ब्रेक बजट नहीं है, यह आपका फेल बजट है। ये कैसे, मैं सम्मानीय अध्यक्ष महोदय आपको बताना चाहती हूँ। 2.5 लाख करोड़ का बजट है और वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैं इसमें एक चीज बताना चाहती हूँ, अंग्रेजी में एक कहावत है, डेविल इज इन द डिटेल्स। इसका मतलब क्या है सम्मानीय अध्यक्ष महोदय? इस बजट के आप अगर प्रावधानों को देखेंगे तो आपको रेल का पूरा बजट अगर आपने देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि 8,20,000 करोड़ बजट है, जिसमें से 2,55,000 करोड़ रुपया जो है ये बजट भारत सरकार की बजटरी सप्लाई से के माध्यम से रेलवे को मिला है। और जो बाकी का बजट है, जो 5,65,000 करोड़ रेल का बजट है, जो उन्होंने अपने रेवेन्यू से जोड़ा है। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि भारत सरकार ने रेलवे मंत्रालय को कितनी मदद की है? भारत सरकार ने रेलवे मंत्रालय को जो सपोर्ट किया है
वो लगभग जो है 25% करने का काम जो है भारत सरकार ने किया है। तो रेलवे अपने आप ही चलने का काम कर रही है। रेलवे मंत्रालय खुद अपना रेवेन्यू बढ़ाने का काम कर रहा है। और मैं आश्चर्य की बात यह बताना चाहती हूँ सम्मानीय आपको कि इसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आया है, जो पिछले साल का कैपिटल एक्सपेंडिचर था और इस साल के कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप कंपेयर करेंगे तो 1 रुपया भी सम्मानीय अध्यक्ष महोदय इसमें बढ़ाया नहीं गया है। तो ये बजट किसके लिए आप कहते हैं कि रिकॉर्ड ब्रेक बजट है? ये मेरा सबसे पहला कहना है। रेल हमारे सबके जीवन की क्या है? जीवन रेखा है। हम सुबह से शाम जो है इसको मानते हैं क्योंकि इससे हमारा जीवन चलता है। लेकिन आज क्या परिस्थिति है? आज यह परिस्थिति है कि जो हमारी जीवन रेखा है वो आईसीयू में भर्ती है और जो है वेंटिलेटर पे चल रही है। ये दुर्भाग्यवश हमारी जो है रेल की अवस्था इन्होंने करने का काम किया है। अगर अध्यक्ष महोदय मैं आपको बताऊं, ऑपरेटिंग रेशियो अगर आप देखेंगे तो 98.43% है, इस तक पहुंच गया है। तो आपको मैं इसका मतलब बताना चाहती हूँ। इसका मतलब है कि रेलवे जितना पैसा कमाती है उतना पैसा वो खर्च करने का काम करती है। यहाँ पे मुझे आपको एक कहना पड़ेगा, एक मैं कहानी बताना चाहूंगी। एक इंसान पूरा महीना काम करता है, पूरा महीना काम करने के बाद सैलरी लाता है, सैलरी को जो है पूरा खर्च कर देता है और अपने ईएमआई भरने के लिए उधार लेता है और फिर जोर से कहता है कि मैं आत्मनिर्भर हूं। वैसी अवस्था इस रेलवे की हुई है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहां से बताना चाहती हूं। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा जो मुद्दा है वो है रेलवे की वित्तीय सेहत के बारे में। अब इनकी सेहत की भी हमें चिंता करने की बहुत सारी जरूरत है। अगर सम्माननीय अध्यक्ष महोदय आप आज इनकी वित्तीय सेहत देखें तो आपको पता चल जाएगा 2022 और 2023 में रुपए जो है 4,300 करोड़ मतलब 4,300 करोड़ का जो है इन्होंने लक्ष्य रखा था, लेकिन इनको मिले कितने रुपए? 3,400 करोड़ रुपए, मतलब 900 करोड़ का इनका नुकसान हुआ। 2023 और 2024 की बात करें तो इनका बजट था 3,000 करोड़, इनको मिले कितने? 2,943 करोड़ रुपए इनको मिले। इसका मतलब इनका नुकसान 57 करोड़ का हुआ। 2024 और 2025 की बात करें तो इनका जो था वो बजट का लक्ष्य था 3,000 करोड़। ये जनवरी 2025 तक ये 760 मतलब 767 करोड़ का हो गया, मतलब 767 करोड़ का हो गया है। तो आप समझ सकते हैं ये साल का इनका जो लक्ष्य है 2025 का 26 का, ये उनका लक्ष्य 3,000 करोड़ का है। अगर आप पिछला रिकॉर्ड पर देखें तो ये हर बार नुकसान में गए हैं, हर बार इनकी कमाई जो है वो गिरी है। तो मेरा इनसे ये सवाल है कि ये चमत्कार कहां से होने वाला है? ये अचानक ऐसी कौन सी जादू चलने वाली है कि इनके बजट में जो है ये पैसा जो इन्होंने लक्ष्य रखा है ये पाने वाले हैं? क्या ये रेल मंत्रालय खुद कमाने वाला है या ये रील के माध्यम से होने वाला है? हम रील देखते सम्माननीय अध्यक्ष महोदय रेलवे डिपार्टमेंट की। अब मैं इनकी जरा रेलवे की कमाई की हाल भी आपको बताना चाहती हूँ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, रेलवे की जो कमाई है 2025 और 2026 में कुल अनुमानित राजस्व रुपए 3,041.31 करोड़ की है। अगर पिछले 3 साल में अगर सम्माननीय अध्यक्ष महोदय आप देखें तो ये 3,041.31 करोड़ उसी दाम पे स्थिर है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे क्या है, इसमें यात्री किराया देते हैं। यात्री कितना किराया देते हैं सम्माननीय अध्यक्ष महोदय? 92,800 करोड़ रुपए। लेकिन इनकी सबसे बड़ी आमदनी कहां से आती है? ये सबसे बड़ी आमदनी आती है माल ढुलाई से। 1,88,000 रुपए करोड़ जो इनको मिलता है वो माल ढुलाई से मिलता है। और ये खुद रेलवे भी एक्सेप्ट करता है। अगर इनका इनकम का कोई सोर्स है और इनका बिजनेस अगर किसी चीज से चलता है तो माल ढुलाई से चलता है। लेकिन इसमें भी मैं कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें भी जमीनी हकीकत अध्यक्ष महोदय कुछ अलग है। जमीनी हकीकत ये है, अगर आप देखेंगे तो रेलवे का जो फ्रंट ट्रैफिक का जो 1951 अगर आप देखेंगे तो 85% का था। 1991 में 85 से वो 60% तक आ गया। 2022 में वो 60% से 27% पे आ गया। मतलब अगर आप देखोगे तो आज माल ढुलाई की भी जो है उन्होंने पूरा मुंह मोड़ लिया है रेलवे से। वो भी सोच रहे हैं कि सड़क का परिवहन अच्छा है, जल का परिवहन अच्छा है, लेकिन रेलवे का परिवहन अच्छा नहीं है। तो आज आप समझ सकते हो इन्होंने एक नेशनल प्लान बनाया है सरकार ने, और नेशनल प्लान में जो नेशनल रेलवे का इनका प्लान है 2030 का, इसका इन्होंने लक्ष्य रखा है
और लक्ष्य क्या रखा है? 45% इसको बढ़ाना है। अगर आप पिछले सालों का रिकॉर्ड देखें 91 से लेके अब तक 1951 से अब तक का, तो जो 85% का था वो अभी 27% तक आ गया है। अब ये बात कर रहे हैं कि 2030 में हमें 45% जाना है। तो मेरा ये कहना है कि आप कैसे कर सकते हो, इसके बारे में भी मुझे आपसे पूछना है। आज मैं रेलवे मंत्री को इस माध्यम से प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैंने तो रेलवे का हाल देखा। रेलवे का हाल तो आजकल ऐसा चल रहा है कि हम देख रहे हैं कि वह अकेली दौड़ रही है, फिर भी दूसरे नंबर पे चल रही है। तो यह परिस्थिति की रेलवे की लाने का काम केंद्र सरकार ने किया है, ये मुझे यहां से कहना पड़ेगा। पिछले 11 सालों में मैंने एक देखा है, पिछले 11 साल का मेरा अनुभव ये रहा है कि सरकारी कंपनियां को घाटे में दिखाओ, घाटे में दिखा के आहिस्ता आहिस्ता बंद करो और आहिस्ता आहिस्ता अपने मित्रों के हाथों में दो। ये मित्रों की सरकार जो बन के आई है, उसके मामले में मुझे ये भी कहना है कि अगर कैग का रिपोर्ट आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा अध्यक्ष महोदय की कैग ने क्या कहा है। रेलवे ने जो है 2604 करोड़ का घाटा झेला है। 2604 करोड़ का घाटा, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता घाटा करके, और मैं बताना चाहती हूँ 3200 करोड़ के कर्ज के प्रति जो है इन्होंने ब्याज दिया है, अतिरिक्त ब्याज। वो ब्याज कितना है अतिरिक्त सन्मान्य अध्यक्ष महोदय? वो ब्याज दिया है 834 करोड़ .72 रुपीस करोड़। तो मेरा सवाल ये है कि आहिस्ता आहिस्ता घटा रहे हैं, अतिरिक्त ब्याज दे रहे हैं, तो क्या सरकार सोच रही है कि इसको प्राइवेट सेक्टर में बना दिया जाए? देखिए, हमारा अनुभव ऐसा रहा है कि BSNL खत्म हो गई, MTNL खत्म हो गई, एयर इंडिया खत्म हो गई, एयरपोर्ट खत्म हो गए, पोर्ट खत्म हो गए, आहिस्ता आहिस्ता करके सब मित्रों को गए। आने वाले दिनों में रेलवे भी जो है वो मित्रों को जाएगी क्या? और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि निजी हाथों में बेची जाएगी क्या? ये भी तो एक बड़ा षड्यंत्र इस माध्यम से नहीं है ना? ये मैं यहाँ पे अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ, ट्रेन हमारे लिए सिर्फ एक धातु नहीं है, ट्रेन हमारा दिल है, तेल हमारी धड़कन है और ट्रेन हमारी जान है, रेल हमारी जान है। आज अगर हम बात करें, एक गांव से मजदूर दूसरे गांव में अपने परिजनों को छोड़ के जाता है ट्रेन के माध्यम से अपने पेट पालने के लिए। अगर छात्रों की बात करें, एक छात्र अपना गांव छोड़ के पढ़ने के लिए जाता है। अगर हम बात करें यात्रियों की, तो मैं बताना चाहती हूँ कि लोग आज त्योहार में अपने घर परिवार से मिलने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। कुंभ की बात करें तो महाकुंभ में आपको मालूम है कि करोड़ों लोगों ने ट्रेन से जो है प्रयागराज पहुंचने की कोशिश की है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जब हम ट्रेन के साथ इतने जुड़े हुए हैं, लेकिन आज ट्रेन की परिस्थितियां क्या है सन्मान्य अध्यक्ष महोदय? आज लोगों को जो डब्बा होता है, जो यात्री डब्बा होता है, जनरल डब्बा होता है, उसमें जो है जानवरों की तरह घुस के जो है खड़ा होने पे मजबूर किया जाता है। ये सबसे बड़ी सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गलत बात हो रही है। हम देखते हैं एसी कोच में कभी कभी क्या होता है, हम एसी कोच में हम गाड़ी में जा रहे थे, हमने देखा ऊपर से पानी टपकता है, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, पर एसी कोच में जो है ऊपर से पानी टपकता मिलेगा। 12-12 घंटे आपको ट्रेन के लिए इंतजार करना है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, पीने की व्यवस्था नहीं है। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, प्लेटफॉर्म पे क्या है? प्लेटफॉर्म पे गंदगी के बड़े से बड़े जो है अंबार खड़े हैं। सुरक्षा की बात हम क्या करें? सुबह हमारी लड़कियां ट्रेन में गई थी 7 बजे, उसके ऊपर बलात्कार हुआ, तो सुरक्षा की व्यवस्था क्या है? सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, जहां भीड़ भाड़ के स्टेशन होते हैं और जहां भगदड़ मच के मौत होती है, दिल्ली की घटना को आप देख लीजिए अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की घटना को हम देखते हैं, भीड़ भाड़ हो गई, लेकिन रेलवे प्रशासन के अधिकारी बचाव यंत्रणा का काम छोड़ के, बचाव कार्य छोड़ के सरकार को बचाने में जुड़े हुए थे। हमारी बात पत्रकारों तक नहीं जानी चाहिए, हमको उसको नकारना है, हमको इसको बोलना नहीं है, हमको इसको छुपाना है। यह बचाव कार्य रेलवे के प्रशासन के माध्यम से चालू था। अनंत पानन में रात को मुआवजा दिया गया, जिनकी मौत हुई, जो घायल हुए, जो आहत हुई, उसका कोई भी जो है सन्मान्य अध्यक्ष महोदय बात लोगों के सामने नहीं आई। हमने अयोध्या स्टेशन में देखा, हमने प्रयागराज स्टेशन में देखा, ये क्या चल रहा है? ये सब क्या चल रहा है? ये मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ सन्मान्य अध्यक्ष महोदय। जब वक्त आता है तो खुद की पाक तपतपाते हैं, जो वक्त आता है तो रील बना के डालते हैं, और जब ऐसा समय आता है तो चुप्पी क्यों साधते हैं? ये भी मेरा इनके माध्यम से सवाल है कि इनको इस पे भी बोलना पड़ेगा सन्मान्य अध्यक्ष महोदय। पिछले दिनों हमने महाराष्ट्र में घटना देखी, एक जलगांव की घटना हुई,
एक पुष्पक एक्सप्रेस जा रही थी मुंबई की तरफ, और वहां पे अचानक से भगदड़ मच गई कि कहां गया, ट्रेन में आग लगी है, ट्रेन में आग लगी है। लोग कूद गए ट्रेन से बाहर। सामने जो है वहां से बेंगलोर एक्सप्रेस आ रही थी, उसके नीचे लोग कुचले गए, 13 लोगों की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे पूछना है। अगर वहां पे कोई कम्युनिकेशन नहीं की माध्यम नहीं है तो ट्रेन के अपघात आप कैसे रोक सकते? आज अगर बात करें प्लेन में, आप देखेंगे कि कभी हवा का दबाव हो गया, टर्बुलेंस आ गया, तो हवा का दबाव कम हुआ तो आपके ऑक्सीजन मास्क आते हैं, टर्बुलेंस आ गया तो आपको सीट बेल्ट की बात आती है, कोई आपसे कम्युनिकेट करता है। लेकिन ट्रेन में जब घटना घटती है तो आपसे कम्युनिकेट कौन कर सकता है, ये भी मेरा सवाल है। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, हमारे परेल में एक घटना हुई, प्लेटफॉर्म पे चर्चा हुई, प्लेटफॉर्म में अफवाह फैली और लोग भागते भागते गए, एक दूसरे के ऊपर चलते गए। ऐसी घटनाओं में जो मौत होती है उसका जिम्मेदार सरकार को रहना चाहिए, ये मेरा यहाँ से सम्मानीय अध्यक्ष महोदय कहना है। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से और भी कहना है कि 2024 में 8 महीने में कितने अपघात हुए? 29 ट्रेन के दुर्घटनाएं घटी है। कितने लोगों की यात्री की मौत हुई? 313 यात्रियों की मौत हुई, 4 रेलवे कर्मचारियों की मौत हुई। आज रेलवे की हालत ऐसी है, अगर आप देखोगे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने देखा बहुत सी जगह पे हुआ, बालासार में, सब जगह पे, बड़ी बड़ी जगह पे, पश्चिम बंगाल में बहुत जगह पे बीच में हुआ दुर्घटना। कुछ तो सीखना पड़ेगा। आप सुरक्षा कवच की बात करते हैं, मंत्री महोदय भी है नहीं, मंत्री महोदय ने सुरक्षा कवच की बात की। हमें तो लगा था सुरक्षा कवच ट्रेन के लिए आएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश सुरक्षा कवच तो मंत्री महोदय को देने का काम हुआ है। अरे आप कुछ तो भूतकाल से भी सीखिए, लाल बहादुर शास्त्री साहब से भी तो कुछ सीखिए। जब दुर्घटना हुई थी तो खुद जिम्मेदारी लेके लाल बहादुर शास्त्री साहब ने रिजिग्नेशन दिया था, लेकिन ये मंत्री महोदय ऐसे हैं, इनके 11 महीने के कार्यकाल में 29 रेल के एक्सीडेंट हुए हैं, फिर भी इसके तक से मत होने का काम नहीं करते। ये सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे कहनी है। अगर रेल की बात हो और मुझे अगर हालात कहने की बात हो तो मुझे मुंबई के बारे में तो कहना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई जो है वो आप सबको मालूम है कि सबसे बड़ी मुंबई की, हम तो कहते हैं मुंबई चलती ही रेल से है, तो मुंबई की अगर लाइफलाइन किसको कहते हैं तो रेल को कहा जाता है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज क्या सवाल है मुंबई की हालत का? जो हमारी रेल की हमारी जो लाइफलाइन थी वो आज लाइफ सपोर्ट पे आ गई है। मेरा मंत्री महोदय नहीं है, नहीं तो मैं मंत्री महोदय को आह्वान करना चाहती थी, चलिए मेरे साथ सुबह 7 बजे चर्चगेट स्टेशन के बाहर, चलिए आप विरार से चर्चगेट आइए, आप कल्याण से सीएसटी आइए और शाम को वापस मेरे साथ उसी ट्रेन में चलिए। आप देखिए लोगों की अवस्था क्या है। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, लोगों को बैठने नहीं, खड़े रहने के लिए जगह नहीं है। आज पहली बार मैं ये भी चीज कहना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है हमारे मुंबई में। मुंबई में लगभग लोकल ट्रेन में 2468 लोगों की जो है वो मौत होती है, वो अपनी जान गंवाते हैं सम्मानीय अध्यक्ष महोदय। और मैं उसमें भी कहना चाहती हूँ, उसमें से उसके साथ 1151 लोग ये कैसे मरते हैं मालूम है? ये पटरी से चलते हुए, पटरी बदलते हुए मरते हैं। आज भी हमारी समस्या क्या है? हमारे पास ओवरहेड का ब्रिज नहीं है। आज भी 12-12, 15-15 घंटे ट्रेन लेट हो जाती है, लोग पटरियों से चल के जाते हैं। तो इनकी सुरक्षा कौन करेगा? इनकी रक्षा कौन करेगा? सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मुंबई के ट्रेन के अपघात में 2697 लोग घायल होते। तो ये परिस्थिति मुंबई की है, जो मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, जो देश में आप सभी लोग मुंबई को देखते हैं। मैं एक कहना चाहती हूँ कि इसके मामले में मैं कहना चाहती हूँ कि सरकार इतना पैसा देती है, सरकार 1 लाख करोड़ रुपया सुरक्षा के लिए देती है, तो ये सुरक्षा होती किसकी है? जब लोग पटरी पे सुरक्षित नहीं, स्टेशन पे सुरक्षित नहीं, अगर हम देख के बाहर गांव में जाए तो हर ट्रेन को दरवाजे होते हैं, हमारे ट्रेन को दरवाजे नहीं होते, हमारे लोग गिरते हैं। तो ये सुरक्षित नहीं है तो किसके लिए 1 लाख रुपया खर्चा करती है? इसकी भी चौकसी होनी चाहिए। आपको समझनी पड़ेगी कि एक एक जान अनमोल है, एक एक जान की कीमत है। घर से इंसान बाहर निकलता है तो घर परिवार ये सोचता है कि मेरा बच्चा घर में आएगा कि नहीं आएगा। तो सरकार इस मामले में थोड़ा बहुत तो एहसास रखती है क्या? ये भी सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से ही सरकार को सवाल है, थोड़ा तो संवेदनशील हो जाइए, थोड़ा तो लोगों के बारे में सोचिए। ये मेरा इनसे यहाँ पे कहना है। हम कहते हैं कि भारतीय रेल का जो नेटवर्क है वो देश में नहीं, पूरे दुनिया में 4थे नंबर का है। हमारी पूरी दुनिया में हमारी भारतीय रेल 4थे नंबर का बड़ा नेटवर्क रखती है, और सबसे बड़ी आबादी का देश भी किसके पास है तो हमारे देश के पास है। लेकिन आज क्या परिस्थिति है सम्मानीय अध्यक्ष महोदय? परिस्थिति ऐसी है
140 करोड़ लोग हैं हमारे देश में और ट्रेनें कितनी है? 13,000। तो अगर इसका कैलकुलेशन आप करें तो आपको पता चल जाएगा हर ट्रेन पर 1,07,000, हर ट्रेन में 1,07,000 लोगों का उसके ऊपर भार है, बोझा है। मतलब एक ट्रेन में कितने लोग घूमते हैं आप समझ सकते हो कि उसके ऊपर कितने लोगों की जिम्मेदारी है। तो ये मैं बोलना चाहती हूँ, हमारे मराठी पिक्चर सैराट में अभी 5 मिनट आते 2 मिनिट हमारे मराठी पिक्चर में एक डायलॉग था, क्या था? मराठी मध्ये बोलू का इंग्लिश मध्ये सांगू? मराठी इंग्लिश में समझते कि नहीं? अब मुझे बोलना पड़ेगा ये हिंदी का सफर है कि इंग्लिश का सफर है। SUFFER। तो ये इंग्लिश का सफर है, लोगों को इससे जो है वो तकलीफ सहनी पड़ती है। दूसरी तरफ आप दाम की बात करें, अगर हम फ्लाइट से जाएं, 2 महीने पहले मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट लें तो कितनी प्राइस है उसकी? 4,500 रुपए। और अगर हम यही जो है 15 घंटे ट्रैवल करके तेजस एक्सप्रेस से जाए, राजधानी से जाए, सेकंड क्लास की टिकट कितने की है? 4,300 रुपए की। अगर फर्स्ट क्लास की टिकट लूं तो 5,300 रुपए की। अरे मैं पहला वक्ता हूं, मुझे बोलने तो दीजिए। बहुत लंबी सूची है, बहुत लंबी है। तो मैं इतना ही कहूंगी, इसका मतलब है कि 6 गुना आप आमदनी लेते, 6 गुना आप टाइम लेते हो। एक मिनट खत्म करूंगी। 1 मिनट प्लीज। 1 मिनट में फिनिश कर दूंगी। तो इसका मतलब है आप 6 गुना ज्यादा टाइम लेते हो और प्राइस भी ज्यादा लेते हो। मेरा यही कहना है कि ना हमें स्पा चाहिए, ना हमें मार्केट चाहिए, ना हमें सेल्फी पॉइंट चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए मैं आपसे बताना चाहती हूँ। हमें चाहिए स्वच्छ टॉयलेट, पानी, स्वच्छ अच्छा भोजन और सुरक्षा और टाइम की पाबंदी। ये हमारी सबसे बड़ा कहना है। स्टेशन के बाहर हमें चाहिए एम्बुलेंस। और मेरा एक कहना है, ये फैंसी इनॉग्रेशन और PR घोषणा से राजनीति से ऊपर उठिए। और मैं आखिर में नियम 377 के अधीन सभापति ने आई गेव द बेल ट्वाइस, प्लीज अंडरस्टैंड, एंड आई हैव गिवन 20 मिनट्स। ओके, लास्ट 30 सेकेंड्स, प्लीज कंप्लीट। सर मैंने कुछ प्लीज कंक्लूड। सर मैं अपना भाषण एक शायरी के साथ समाप्त करूंगी, क्योंकि वंदे भारत क्या है? वंदे भारत शताब्दी उसी की बात है। तो वंदे भारत पे मत आंको रेलवे की तस्वीर, वंदे भारत पे मत आंको रेलवे की तस्वीर। जनरल डब्बे की हालत देखो बहुत है गंभीर। सफाई सुरक्षा सुविधा सब अधूरी है यहाँ। झूठे प्रचार से नहीं बदलेगी रेलवे की तकदीर। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन सभापटल पर रखे जाने वाले मामलों के संबंध में अध्यक्ष पीठ द्वारा की जाने वाली घोषणा। जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की, अपना मामलों को अनुमतिदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप के सभा पटल पर रखा जाए। श्रीमती शताब्दी राय। थैंक यू सर। सर, रेल के बारे में कुछ बोलने से पहले जो बात आते हैं वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी के बारे में बोलने से सबको पता है लास्ट 2 साल से 3 साल से रेल का हाल क्या है, कितना एक्सीडेंट हुआ है। सर, कंपेंसेशन तो ऐसा नहीं है 2 लाख दो 2 करोड़ दो, कभी घर वापस नहीं आते। कंपेंसेशन कभी बेटा को वापस नहीं लाते, कंपेंसेशन कभी बाप को वापस नहीं लाते, कंपेंसेशन कभी माँ का प्यार वापस नहीं लाते। इसलिए एक्सीडेंट जो हो रहे क्यों हो रहे इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। सर, लोकल ट्रेन, रेलवे लोकल ट्रेन का हाल जो है, उस दिन मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन में गई थी। मैं सामने देख रही थी एक ट्रेन आई है, उसमें जो 3 टायर है उसमें 6 लोगों का जगह होगा, एटलीस्ट 20 लोग वहां पे बैठे हैं और बच्चे को खिड़की से धक्का मार के अंदर फेंका है। ऐसा नहीं है रख रहे बच्चे को, क्योंकि बच्चे जाने से उसको जगह मिल जाएगा, फिर वो माँ बाबा पीछे से जाएंगे। जो हाल है, मैंने पूछा ये कौन सा ट्रेन है, बिहार के जाने वाला है। मैंने सोचा 1-1.5 घंटे का जर्नी होगा, बोला नहीं कल शाम तक पहुंचेंगे।
जिस ट्रेन में बच्चे को मां को धक्का लगा के अंदर भेजना पड़ता है, जहां पे 3 जगह 6 लोगों को जगह 20 लोग बैठते हैं, एक दिन एक रात चढ़ते हैं, उसका एक्सीडेंट से भी बड़ा खतरनाक जगह वहां पे बन गया है। यहाँ पे रेल का मिनिस्टर को देखना चाहिए। आप जो बोलते हैं जो वेटिंग लिस्ट में सर मुझे पता नहीं चलते, अगर ट्रेन का टिकट सपोज 200 है, 200 के बाद और भी 200 वेटिंग लिस्ट दे रहे, इसका मतलब अगर एक कैंसिल करे तो सेकेंड उसको उस पर चढ़ जाएंगे। आपका रेल का कोई लॉस नहीं हो रहे, फिर भी आप कैंसिल करने के लिए 20 रुपीज प्लस जीएसटी ले रहे हो, लास्ट मोमेंट में कैंसिल करने से 60 प्लस जीएसटी ले रहे हो। आपको पता है आरटीआई रिपोर्ट के हिसाब से 2019 से 2023 तक कैंसलेशन में रेल का इनकम हुआ 6,113.80 करोड़। वेटिंग लिस्ट में कैंसलेशन में मिला 1,229.85 CR। मतलब ये जिसका आइडिया है इनकम का, रेल के लिए तो बहुत अच्छे है, लेकिन पब्लिक के लिए क्या अच्छा है? जो ट्रेन में लास्ट मोमेंट तक जिसको टिकट नहीं मिलते हैं वो टिकट कैंसिल कराते। कैंसिलेशन में लोगों के ऊपर टॉर्चर हो रहा है। आप एक बात पूछें, 8 बजे अगर वो टाउट जो होता है वो बंद करने के लिए रेलवे का प्रयास था, जो ऑनलाइन टिकट के लिए वो बहुत अच्छे है, लेकिन ऑनलाइन टिकट में आपको पता है 8 बजे अगर 60 डेज पहले खोलते, 8 बजे आप अगर ऑनलाइन करो 8 बजे 3 मिनट में वो बुक हो जाते। कैसे? जब तक मैं डाउनलोड करके, जब तक मैं ऑनलाइन करके टिकट लेने के लिए जाती हूँ 3 मिनट में फुल कैसे हो सकते? मतलब पब्लिक का हैरेसमेंट, टाउट का हैरेसमेंट वही एक ही रहा, लेकिन कुछ सॉल्यूशन में आया नहीं है। आपको बोले जो न्यू दिल्ली स्टेशन में देखा है, अच्छा एमपीज का जो रिक्वेस्ट बार बार करते हैं हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी का, रेल का सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट मुझे शायद एमपीज के तरफ से आते, लेकिन कभी एमपीज का रिक्वेस्ट बार बार चिट्ठी प्रपोजल देने के बाद भी उसका आंसर ही सिर्फ आते, कोई काम नहीं होता है। हर प्रपोजल, हर ब्रिज 10 साल लगते बनाने में, 7 साल लगते, 15 साल लगते। अगर कोई भी प्रोजेक्ट इतना साल बढ़ाएंगे तो उसका बजट भी बढ़ जाते, कॉस्ट बढ़ जाते, फिर वो कॉस्ट ज्यादा हो गया बोल के वो बंद कर रखते। लेकिन जो भी प्रपोजल लगे पहले वो वाला क्लियर करे, ये मेरा रिक्वेस्ट है। मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में रात को 1 बजे के बाद सुबह 7 बजे तक बर्धमान से रामपुरहाट, नौलहाटी, मुरारोई, राजग्राम, पाकुड़ तक कोई ट्रेन है नहीं। इसमें क्या है, जो लोकल लोग जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, टीचर्स जाते हैं, डॉक्टर्स जाते हैं, कोई टाइम पे नहीं पहुंच सकते। इसलिए मैं बोलूं 6:30 में ये ट्रेन बर्धमान तीनपहा रेल स्टार्ट करने के लिए बोलूं। और वो बुलेट ट्रेन कोई 1-2 ट्रेन के लिए, लोकल ट्रेन भी लेट कर रहे, हर दिन लेट हो रहे, जो अटेंडेंस के लिए, स्टूडेंट के लिए भी वो लेट हो रहे। रामपुरा स्टेशन में ट्रेन का बहुत जरूरत, क्योंकि वहां पे तारापीठ मेरा मंदिर है, जहां पे बहुत लोग आते हैं, बहुत ट्रेन का जो सिस्टम है वो पूरा बिगड़ के रखे। और आसनसोल मालदा टाउन एक्सप्रेस नया जो ट्रेन है उसको चालू करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अच्छा, आपको पता है जो एनक्रोचमेंट होता है, एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए रेल इतना साल लगा देते। चलो लोकल लोग, लोकल जो ऑफिसर्स है जाके अगर एनक्रोचमेंट हटा भी दिया, वो प्रपोजल बनाने में और भी 2 साल, तब तक वो लोग फिर से आ जाते। ये हेडेक, और फिर बोलते एनक्रोचमेंट हटा, अचानक आके एनक्रोचमेंट हटा देते, वो तो होगा नहीं है। मेरा वहां पे रामपुरहाट, हरिजनपल्ली में, कौशाईपाड़ा, डाक बांग्लो में बहुत दिन, 100 साल हो गया ये लोग रहते। उसके सामने ये रास्ता ब्लॉक, अचानक आके वो रास्ता ब्लॉक कर रहे, जो लोग वहां पे रहते उसको जाने आने का रास्ता है ही नहीं। मेरा ये रिक्वेस्ट है, अगर रेल को कुछ भी करना है तो रिक्वेस्ट करने के 10 साल बाद उसका आंसर आते, मिनिस्टर को होश आते 10 साल बाद कुछ करना है, और उसके बाद भी 10 साल लगा देते। तो हम लोग जितना एमपीज आए, चलो 15 साल भी हो, 20 साल भी हो, मेरा जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन आके उसका फल उसको मिलेगा। ये 2023 इसके
मिनिस्ट्री ने बोला था 2023 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा, जो 2025 में अभी तक 40% हुआ है। आपको राजधानी में मैं रख रही हूं, राजधानी में हॉकर्स, आईआरटीसी फर्स्ट क्लास में हॉकर्स जा रहे जो सेल कर रहे, मैंने पूछा क्या है, बोल रहे टारगेट दिया है 1 लाख बेचना पड़ेगा। फर्स्ट क्लास में कॉफी बेच रहे, आप फर्स्ट क्लास में मोमो बेच रहे, जिसमें आपका सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम हो रहा है। जो कंप्लेन कर रहे, मैं ये बात करके खत्म करूंगी, बहुत सारे बात करना जितना ट्रेन है, लेकिन मैं बुलेट का मैं बात करूं, बुलेट ट्रेन, वंदे भारत, ये बिरयानी जैसा है। जिस देश में लोग चावल रोटी दाल नहीं खा पाते, उसके लिए बिरयानी बहुत बड़ी बात है। ये वंदे भारत है, वो बड़े लोगों के लिए है, बहुत अच्छे है, लेकिन जिसके पास चावल रोटी भात दाल नहीं है, उसके लिए बिरयानी कोई मायने नहीं रखते। इसलिए मैं बोलूं बुलेट ट्रेन या वंदे भारत में जितना ध्यान दे, उससे ज्यादा ध्यान लोकल ट्रेन में दे, क्योंकि उसमें ना लाइट होता है, ना बाथरूम होता है, ना ट्रेन होता है, कुछ नहीं होता है। मुझे ये रिक्वेस्ट है, जो बड़े लोगों के लिए तो अदानी अंबानी को अपने रखा है, लेकिन लोकल के लिए आप लोग सबके बारे में सोचे। जिसके वोट से आप लोग जीत के आते हैं, जिसके वोट से हम लोग आते हैं। थैंक यू। जनार्दन सीग्रीवाल जी। सभापति महोदय, मैं सबसे पहले अपने पार्टी के प्रति, माननीय अध्यक्ष जी के प्रति और संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे रेल बजट के समर्थन में बोलने के लिए मुझे निर्देशित किया है। महोदय, मैं अनुदान के मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, बजट में रेल हेतु की गई व्यवस्था की जो आज तक आजादी के बाद आज तक जो व्यवस्था नहीं की गई थी, आज वह तमाम व्यवस्थाएं रेल बजट के माध्यम से रेल के विकास के लिए किया गया है। महोदय, हम सभी जानते हैं कि विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक भारतीय रेल के लिए अब तक सबसे ज्यादा बजट 2,65,000 करोड़ रुपए की पूंजी आवंटित किया गया है, जिससे भारतीय रेल के बुनियादी ढांचे के विकास पर बल, स्टेशनों और ट्रेनों में आधुनिकीकरण का फोकस, कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर, यात्रियों की सुरक्षा और आराम का विशेष ध्यान दिया गया है। महोदय, मैं आपको बताऊं कि नई रेल लाइनों का तेजी से निर्माण 2025 से 26 में इसके लिए 32,235 करोड़ 24 लाख रुपए का आवंटन किया गया है रेल ने, जिससे तमाम सुविधाएं या रेल के क्षेत्र में बढ़ाया जाए। महोदय, 25-26 में गेज परिवर्तन के लिए 4,550 करोड़ रुपए की व्यवस्था रेल मंत्रालय ने किया है। महोदय, में वर्तमान में रोलिंग स्टॉक की सीमा 57,693 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इस बजट में पटरियों के दोहरीकरण के लिए एक बड़ा आवंटन महोदय किया गया है, जिसमें 32,000 करोड़ रुपए चिन्हित किए गए हैं। महोदय, 25-26 के बजट के लिए सुरक्षा संबंधी पहलों पर खास ध्यान देते हुए 1,16,516 करोड़ रुपए व्यवस्था किया गया है महोदय, जिसमें ट्रेन नवीकरण, सिंगलीकरण, अपग्रेड, दूरसंचार सुधार, नए रेलवे पॉइंट और क्रॉसिंग के निर्माण जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को इससे पूर्ण किया जाएगा, जिससे कि रेल यात्रा करने वाले हमारे यात्रियों को हर सुविधा उनको आवंटित हो। महोदय, इस वर्ष में कनेक्टिविटी और सुरक्षा को बढ़ाते हुए 1,000 आरओबी और आरयूबी का निर्माण कराया जाएगा और पूरे देश में अब कहीं भी सिग्नल के लिए लोगों को, न गाड़ियों को और न ट्रेनों को रोकने की आवश्यकता नहीं होगी। सीधे सरासर गाड़ियां आएगी जाएगी, क्योंकि कहीं आरओबी होगा, कहीं यूआरबी होगा। यह व्यवस्था करने का काम या हमारे रेल मंत्रालय ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशन पर करने का काम किया है। महोदय, 100 से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शहरों को जोड़ने वाली 50 नई नमो भारत ट्रेनों की शुरुआत किया जाएगा,
जिससे प्रत्येक में 16 कोच एसी और नॉन एसी होगा। किफायती और सुलभ यात्रा हेतु 100 अमृत भारत ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी। महोदय, इतना ही नहीं, हाई स्पीड ट्रेवल नेटवर्क बढ़ाने के लिए 200 वंदे भारत ट्रेनों की भी संचालन किया जाएगा। महोदय, यानी रेल को काफी व्यवस्थित करने का काम आज यह रेल मंत्रालय करने का काम किया गया है। महोदय, पहली वंदे स्लीपर ट्रेन का निरीक्षण चल रहा है। 225 से 27 के बीच में 50 वंदे स्लीपर ट्रेनें चलाई जाएगी, जिसके लिए 200 रेकों का निर्माण कराने का काम महोदय करने का काम शुरू कर दिया गया है। महोदय, इतना ही मैं कहते हुए मैं इतना जो कहूंगा कि आज भारत में जो रेल लाइनों की, रेल की सुविधा की और रेल के प्लेटफॉर्मों के साथ जो व्यवस्थाएं बनाई गई है, रेल स्टेशनें आज बहुत जगह हमारे रेल स्टेशनों को आज एयरपोर्ट का जैसा व्यवस्था है उससे अच्छा बनाने का काम आज रेल मंत्रालय ने किया है। महोदय, इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्रालय जी को कोटि सौ बधाई और धन्यवाद देने का काम करता हूं। महोदय, पूरे अगर देश की बात लें, यही ट्रेन 14 के पहले कैसी थी? यह ट्रेनों पर चलने में लोगों को कठिनाई होती थी, परेशानी होती थी। आज ऑनलाइन सुविधाएं बढ़ाई गई है। महोदय, अगर बच्चों को रास्ते में दूध चाहिए तो यह भी सुविधा ऑनलाइन सिस्टम से पहुंचाने का काम रेल मंत्रालय कर रहा है। महोदय, यह तमाम सुविधाएं आज रेल मंत्रालय ने पहुंचाने का काम किया गया है। महोदय, मैं बिहार के बारे में अगर कुछ कहूं, बिहार के लिए 9 गुना से ज्यादा जो इस बार की जो बजट आया है, जो पहले 14 के पहले बजट था, उससे 9 गुना से ज्यादा यह बजट बढ़ा करके 10,066 करोड़ रुपए का आवंटन इस रेल परियोजना के लिए किया गया है। जो अधूरी रेल परियोजनाएं थी, जो वर्षों से लंबित थी, जो लोग कभी यह सोचे भी नहीं थे कि अभी पूरा हो जाएगी, उसको करने का काम आज भारत की सरकार और रेल मंत्रालय ने किया है। महोदय, मैं कहूं कि देश के हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री, भारत रत्न पूज्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांधी पटना के गांधी मैदान में गांधी सेतु पर, यानी उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली एक परियोजना का शुभारंभ किया, लेकिन बीच में वह खटाई में पड़ गया, वह काम नहीं हो रहा था। और इसलिए नहीं हो रहा था कि चूंकि अटल जी ने इसका शिलान्यास किया है। ऐसी मानसिकता ऐसे लोगों का है, खास करके विपक्ष में बैठे लोगों का, कि उस समय बिहार के रेल मंत्री थे जो राजद के सुप्रीमो कहे जाते हैं, लेकिन उसका काम नहीं किया। लेकिन धन है नरेंद्र मोदी, जब 2016 में उसके लिए अलग से आवंटन दिया और 16 में चालू करा करके आज बिहार के उत्तर और दक्षिण को रेल परियोजना से जोड़ने का काम, ऊपरी सड़क से जोड़ने का काम कर करके यह सुविधा बढ़ाने का काम आज रेल मंत्रालय ने कर करके दिखाने का काम किया है। महोदय, बिहार के लिए वर्तमान बजट में 86,458 करोड़ की लागत से 5,346 किलोमीटर नई रेल लाइन, दोहरीकरण और अमान परिवर्तन की 57 परियोजनाएं प्रगति पर है और यह आने वाले दिनों में पूरा हो जाएगा। महोदय, 3,164 करोड़ की लागत से 98 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य जारी है। अमृत भारत स्टेशन, मुझे देखने में यह लगता है कि किस तरीका से भारत आज रेल के क्षेत्र में दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। अमृत भारत स्टेशनों पर यह तिरंगा फ्लैग 100 मीटर का, यह 100 मीटर ऊंचाई पर फहरा रहा है। 30 मीटर ऐसे देख करके और आगे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, यात्रियों के सुविधा के लिए टॉयलेट की व्यवस्था, यह तमाम सुविधाएं वहां बढ़ाने का काम किया गया है। महोदय, 90,000 करोड़ का कुल निवेश बिहार में रेलवे के अन्य विकास कार्यों को करने के लिए किया गया है, जो अपने आप में अब तक का बिहार की जनता के लिए इससे बड़ा सौगात कोई नहीं हो सकता है। महोदय, इतनी बड़ी सौगात अन्य क्षेत्रों में तो दिया ही है, रेल ने भी इतनी बड़ी सौगात देकर के, और हमें लगता है कि बिहार के रेल के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए जो काम किया है, उसके लिए मैं हृदय से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और देश के रेल मंत्री, राज्य मंत्री और उनके अन्य जो अधिकारी हैं उनको मैं हृदय से बधाई और उनके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूं। महोदय, बिहार में रेलवे सुरक्षा हेतु 1,783 किलोमीटर में कवच सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है।
नई ट्रेन सेवाओं की सौगात में 12 वंदे भारत ट्रेनों का भी संचालन किया जा रहा है। यह बिहार के लिए यह बड़ी सौगात आज रेल मंत्रालय ने देने का काम किया है। महोदय, इतना ही नहीं, बिहार औरंगाबाद रेल लाइन का सर्वे कार्य पूरा होने के बाद जल्द ही डीपीआर तैयार करने का काम दिया गया है। नेवड़ा दनियावा रेलवे लाइन का भी काम काफी तेज गति से चल रहा है। महोदय, बिहार में जहां तक रेल के बारे में हम सब सोचे भी नहीं थे, वहां रेल आज दौड़ना शुरू हो गई और नहीं तो उसके निर्माण कार्य आज शुरू हो गया है। महोदय, बिहार में यूपीए सरकार और वर्तमान के एनडीए सरकार के कार्यकाल के लिए जो मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूं, सोनपुर रेल सह सड़क पुल परियोजना जिसकी मैंने चर्चा किया है महोदय, 2003 से लंबित था। 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको चालू करने का काम किया है। 2009 से 14 के बीच बिहार में हर साल औसतन 64 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जाती थी, लेकिन महोदय वही 2014 से 24 के बीच यह आंकड़ा बढ़कर के 167 किलोमीटर प्रति वर्ष यह हो गया। 167 किलोमीटर प्रति वर्ष गुणवत्ता के साथ यह आंकड़ा आगे बढ़ रहा है। 2009 से 14 के बीच बिहार में हर साल औसतन 30 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण होता था। अब 2014 से 24 के बीच यह आंकड़ा बढ़कर के 275 किलोमीटर प्रति वर्ष यह हो रहा है और मुझे लगता है कि यह 2014 के पहले से 9 गुना ज्यादा है। महोदय, 2014 से अब तक बिहार में 1832 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जा चुकी है। यह मलेशिया जैसे देश के पूरे रेल नेटवर्क के बराबर है। बिहार में एक देश के नहीं कई एक स्तरों पर इसकी शिक्षा और यह व्यवस्था आगे बढ़ाई गई है। महोदय, 2014 से अब तक बिहार में 3020 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण किया जा चुका है। अब बिहार में 100 के 100% ट्रैक विद्युतीकरण है। कहीं भी उसमें झुक कर करके कोयला और डीजल से चलने की जरूरत नहीं है। बिहार में और हाई स्पीड ट्रेनें आज इलेक्ट्रिक से चलने का काम कर रही है। महोदय, इतना ही नहीं, मैं आपको इतना बताऊं कि बिहार के इस रेल के विकास के लिए मैं फिर से देश के सबसे प्रधानमंत्री जी का रेल मंत्रालय जी का हृदय से बधाई और धन्यवाद करता हूं। महोदय, इतना ही नहीं, रेल के क्षेत्र में यात्रियों की सुविधा के लिए पहले ट्रेनें जब गुजरती थी तो लगता था कि वही प्लेटफॉर्म दुर्गंधित वातावरण से फैल जाता था, लेकिन आज कोई ऐसा ट्रेन नहीं है जिसमें बायोमेट्रिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। पहले शौचालय की तरफ जाने के बाद लोग नाक पर रुमाल रखते थे, लेकिन आज शौचालय के बगल में भी खड़े होकर के बात करने में, अगर मोबाइल से बात भी करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यह रेल मंत्रालय का और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का यह दिशा निर्देशन है जो रेल के क्षेत्र में आगे बढ़ करके यह काम आगे और बढ़ा है। महोदय, मैं बताऊं कि मैं अपने महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में महाराजगंज मसरख रेल लाइन वर्षों से पड़ा हुआ था। 2014 और 24 के बीच में धन है रेल विभाग, धन है प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन पर सैकड़ों करोड़ रुपया लगा करके और वह रेल लाइन को चालू कराया गया। और आज वहां के छपरा से सिवान, छपरा से गोरखपुर, छपरा से लखनऊ, इस सब जाने के लिए एक बाईपास टाइप का वह रेल लाइन हो गया है जिस पर विद्युतीकरण भी हो गया और उसके अन्य भी सुविधाएं आज बढ़ाने का काम किया जा रहा है। यह इसके लिए भी मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और रेल मंत्रालय को मैं बधाई देने का काम कर रहा हूं। महोदय, एकमा और मसरख रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया गया, जहां लोग प्लेटफॉर्म पर इतने दिनों तक मैं माननीय रेल राज्य मंत्री और रेल मंत्री जी से, रेल विभाग के अधिकारियों से मैं उनको शुभकामना बधाई देते कहना चाहता हूं कि आज तक आजादी के बाद अभी तक आधे पर ही ट्रेन लगती थी और आधे पर लोगों को नीचे उतरना पड़ता था। वृद्धजनों को कई एक बार एक्सीडेंट ट्रेन से उतरने में हो जाता था, लेकिन धन है रेल विभाग तो उसको पूरा कराया। उतना ही नहीं किया, अमृत भारत स्टेशन के रूप में पूर्ण विकसित करा करके और वहां 30 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा वहां तिरंगा भी फहरा दिया, जो रेल आने जाने वाले लोगों को भी वह तिरंगा को नमन करने का मौका मिल रहा है और आगे भी आधुनिकीकरण कर करके लोगों की सुविधा बढ़ाने का काम किया जा रहा है। महोदय, इतना ही नहीं, लोगों को रोजगार रेल के माध्यम से मिले।
यह भी काम हो रहा है। मैं तो बधाई करूंगा फिर से कि महाराजगंज रेलवे स्टेशन को रेक पॉइंट बना करके, रेक पॉइंट का काम तेजी में चल रहा है। हजारों मजदूरों को काम मिलेगा। जब रेक पॉइंट की घोषणा हुई और मैंने जब वहां के लोगों को यह जानकारी दिया, लोगों ने पेपर के माध्यम से जानकारी लिया, लोगों के बधाई देने का तांता लग गया कि धन है देश के प्रधानमंत्री, एक ग्रामीण क्षेत्र के स्टेशन को रेक पॉइंट मिल गया। और वहां के मजदूर टाइप के लोग, हर जाति और हर धर्म के लोग, कि आज हम लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, रेल मंत्रालय कर रहा है। और व्यवसायी भी, बड़े लोग भी, कि हमको भी, चूंकि रेक दूसरे जगह लगता था, भाड़ा देकर के लाना पड़ता था, अब रेक यहां लगेगा तो अब भाड़ा जो प्रति बैग लगता था वो कम लगेगा और उससे हम लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। मेरे महोदय, मैं और आगे अगर बढ़े तो रेलवे स्टेशनों पर टिकट काउंटर कहीं नहीं था। आज ऑनलाइन तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आरक्षण के लिए ऑनलाइन कर रहे हैं, टिकट भी कर रहे हैं, लेकिन अन्य जो उनको ऐसे आवश्यकता हुआ वह रेलवे स्टेशनों पर टिकट काउंटर भी लगाने का काम कर करके और उसको भी सुविधा बढ़ाने का काम किया गया है। महोदय, मैं अपने यहां कहूं, एनएच पर एनएच 331 जो मलमलिया से लेकर के और आगे मदारपुर और अंतर्राज्यीय कहिए रक्सौल होकर के जाती है, उस पर 200 करोड़ रुपया लगा करके फ्लाईओवर। मुझे आज वह देहात में भी लोग देख करके और सेल्फी पॉइंट के जैसा वो सेल्फी लेने का काम करते हैं कि 4 जगह पर, 4 वहां एक एनएच को, एक एसएच को, एक गंडक को, एक रेल को, 4 पॉइंटों को एक बार जोड़ करके इतना बड़ा फ्लाईओवर बना करके तैयार है। और आज वहां गाड़ियां सरपट वहां भाग रही है। यह काम करने का रेल मंत्रालय ने कर करके एक अजूबा खूबी से इसको पूरा करने का काम किया है। इसके लिए मैं रेल मंत्रालय को हृदय से बधाई, हृदय से उनके प्रति धन्यवाद करता हूं। महोदय, मैं कितने काम को गिनाऊं, जहां देखिए वहां रेल का काम। और इसीलिए बिहार में बहार है और 2025 में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार है। यह लोगों ने रेल मंत्रालय के माध्यम से इसको सुनिश्चित कर देने का काम किया। अन्य क्षेत्रों की बात, अन्य क्षेत्रों में जो बजट में जो सुविधा मिली है, बिहार का एक एक लोग खुशहाल हैं। देश तो खुशहाल है ही, लेकिन मैं बिहार के एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं कहता हूं, बिहार में एक अलग अमन चैन उमंग है। किसान है, किसान उमंग से है कि भाई हमें अलग से दरभंगा में हमें जो कभी सोचा भी नहीं था, किसान मखाना के लिए मखाना बोर्ड बनकर के तैयार हो गया। यह काम, और वह रेल के लिए छोटे किसानों के लिए स्पेशल ट्रेनें, स्पेशल एसी ट्रेनें, जो अगर किसान है थोड़ा सा भी अगर सब्जी उपजाया है तो एसी ट्रेनों पर जगह जाकर के उसको अच्छे पैसे मिल रहे हैं। यह करने का काम रेल मंत्रालय ने किया है। इसके लिए भी मैं रेल मंत्रालय को हृदय से बधाई, हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं। महोदय, धार्मिक स्थलों को भी, वहां हमारे बाबा महेंद्रनाथ बहुत वहां के पूज्य स्थल हैं। बाबा महेंद्रनाथ हॉल्ट पर सुविधाएं नहीं थी, सुविधाएं नगण्य थी। मैंने एक बार माननीय मंत्री जी से मिलकर के आग्रह किया, वहां फुट ओवर ब्रिज बन गया, वहां प्लेटफॉर्म को सजाया गया, पानी के लिए अलग से सुविधा बढ़ाई गई। अब यात्री जब उतरते हैं, पहले उतरने की जगह नहीं थी, अब उतरते हैं तो उनको दिखता है सीधे कि महेंद्रनाथ हॉल्ट पहले क्या था। कि धन है नरेंद्र मोदी कि आपके नेतृत्व में, आपके दिशा निर्देशन में रेल मंत्रालय हजारों लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते जाते हैं, वहां से विशेष कर उतर करके वह सुविधा आज आपने उपलब्ध कराया है। इसके लिए मैं हृदय से आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों महोदय, मैं इतना ही नहीं, मैं देश की आजादी के दूसरे प्रणेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जन्मस्थली भी है, आप सभी जानते हैं। मैं उनको नमन करते हुए, गांधी जी की कर्मस्थली भी है, चंपारण चले जाइए तो गांधी जी की कर्मस्थली भी है। इन तमाम सुविधाओं को तो बढ़ाया गया है। मैं आज रेल मंत्री जी से, भारत सरकार से, मैं आपके माध्यम से मैं कहना भी चाहूंगा कि यह लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली सारण, छपरा से जलालपुर, बनियापुर, भगवानपुर, मोहम्मदपुर होते हुए वो महात्मा गांधी के कर्मस्थली मोतिहारी तक, यानी रक्सौल तक नई रेल के लिए सारी काम अभी ऑनलाइन सिस्टम में है, उसका सर्वे हो गया है। यह अगर लाइन अलग से बिछ जाए तो पूरा का पूरा हमें लगता है कि वह महात्मा गांधी के
कर्मस्थली और जयप्रकाश के जन्मस्थली को एक बहुत बड़ा हमें लगता है कि अन्य हजारों हजार गांव और बाजारों को जोड़ते हुए एक बड़ी सुविधा वहां के लोगों को होगी। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। रेल मंत्रालय आज जिस तरीका से कर रहा है दुनिया में, यह हर चीज मुमकिन है, क्योंकि हम जनता के प्रति समर्पित हैं। हमें अन्य लोगों के जैसा दिखावे के लिए बात नहीं करते। जनता की सुविधा किसमें होगी, यह काम करने का ताकत किसी में है तो नरेंद्र मोदी में है, और वह ताकत रेल मंत्रालय और यह मंत्रियों के अंदर है। उसको पूरा करने का काम हम कर रहे हैं। महोदय, मैं आपको इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि मैं वहां का प्रतिनिधि हूं। वहां सर्वे हुआ लोगों का एक आशा भी है, और मुझे लगता है कि वो आशा भी तुरंत वह पूरा होगा। मैं यह कहूंगा महोदय, मैं एक और वहां के जो लोगों की चाह भी है और जो पूरा भी होगा, गोरखपुर से सिवान एकमा छपरा होते हुए पाटलिपुत्र पटना तक एक वंदे भारत ट्रेन में माननीय मंत्री जी को मैं आग्रह करूंगा, राज्य मंत्री जी यहां वर्तमान में विराजमान है, कि वहां भी एक बड़ी सुविधा हमारे राज्य के मुख्यालय को जोड़ने के लिए, और सीधे आपको गोरखपुर से माने यूपी बिहार को जोड़ते हुए वहां के हजारों यह सुविधा वहां बढ़ जाएगी। यह उसका लाभ बड़े पैमाने पर वहां से लोगों को मिलेगा। महोदय, इतना ही नहीं, मैं अन्य सुविधाओं की बात में छोड़ दीजिए, चाहे शाम कोरिया छोटा स्टेशन हो, जहां रुकती नहीं थी वहां ट्रेनें रुकना शुरू हो गई, वहां दाऊदपुर स्टेशन हो, वहां मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए मैं पहले भी आग्रह किया है। हमें लगता है कि वह भी काम पूरा होने का होगा। चाहे शाम कोरिया स्टेशन हो, उसको भी मॉडल स्टेशन बनाने के लिए मैंने आग्रह किया है। यह भी हमें लगता है कि वह काम आगे बढ़ रहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं फिर से माननीय मंत्री से मैं एक आग्रह करूंगा, महाराजगंज मसरख रेलखंड पर पटेरी में महामाया बाबू जो बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके नाम पर एक हॉल्ट स्टेशन पहले से डिमांडेड है। माननीय मंत्री जी, मैं आपको कहूंगा, महामाया बाबू वहां के एक स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, मुख्यमंत्री के नाते वहां के लोगों के हृदय में वह बसने का काम करते थे। उनके नाम पर एक वहां माननीय सभापति जी, आपने रेल जैसे महत्वपूर्ण बजट पर अनुदान मांग पर मुझे एक सेकेंड सॉरी, फिर से रेल मंत्रालय को मैं बधाई तो देता हूं। महाराजगंज मसरख रेलखंड पर बहरौली में भी हॉल्ट स्टेशन का निर्माण हो जाए। मसरख जंक्शन से बसंतपुर, महाराजगंज, दरौंदा, चैनवा, एकमा, कोपा, समोता, छपड़ा होते हुए पाटलिपुत्र जंक्शन तक एक डीएमयू चलवाने का काम, जिससे लोगों को उसका सुविधा हो जाए। दाऊदपुर के दुमदुमा ढाला पर ओवर फ्लाईओवर, एकमा में एक फ्लाईओवर बन जाए, जिसका यह संभव है। महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, देश के रेल मंत्री जी का और अपने पार्टी का और विशेष करके संसदीय कार्य मंत्री का मैं हृदय से बधाई करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे रेल बजट पर बोलने के लिए मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय रेल। माननीय सभापति जी, आपने मुझे रेल जैसे महत्वपूर्ण विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा में हिस्सा लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित तौर पर रेलवे इस देश के आम जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है और गरीब से लेकर अमीर जनता तक रेल का सफर करने का काम करती है। निश्चित रूप से रेलवे की सुविधाएं बढ़नी चाहिए, लेकिन मैंने पिछली बार माननीय मंत्री जी का भाषण सुन रहा था, जिस तरह से उन्होंने महिमा मंडित करने का काम किया था, मैंने महसूस किया शायद रेलवे में बहुत परिवर्तन आया होगा। लेकिन काफी अरसे के बाद मुझे दिल्ली आने के लिए रेलवे का उपयोग करना पड़ा। मैं विगत 3-4 वर्षों से रेलवे पर कभी सफर नहीं किया था, इसलिए कहीं आना जाना भी नहीं होता था। दिल्ली आने जाने के लिए रेलवे का प्रयोग करना पड़ा और मैंने देखा कि सुविधाओं में कोई वृद्धि नहीं है, बाथरूम अच्छा नहीं बन पाया है, साथ ही साथ जो रेलवे स्टेशन की महिमा मंडित किया गया उसकी भी दशा अच्छी नहीं है। मान्यवर, मुझे अभी जल्दी ही
18 फरवरी को हमारी रेलवे की जो सुविधा होनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि सुरक्षित यात्रा हो, समय से यात्रा हो, आरामदायक यात्रा। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से आज आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। अभी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से दुर्घटना हुई वो इस देश के लिए एक अभिशाप है। इसी तरह से प्रायः कभी रेलवे की पटरी से उतर जा रहा है, कहीं कहीं हो रहा है। दूसरे माननीय महोदया, मुझे अभी 18 फरवरी को कमेटी की बैठक के लिए मुझे दिल्ली आना था। मैं अपने स्टेशन अकबरपुर जंक्शन पर बैठा और यहां उस ट्रेन को 7 बजे पहुंचना था। यहां पहुंची वो 10:30 11 बजे के आसपास। जो 11 बजे से मीटिंग थी वो छूट गई। यानी आज भी हम उसको समय से यात्रा उपलब्ध नहीं करा पा रहे। इसी तरह से 12 मार्च को मुझे जब सदन समाप्त हुआ, लखनऊ मेल से मैं लखनऊ गया। पहली बहुत दिनों के बाद लखनऊ जंक्शन पर पहुंचा। पहले मैं विधायक था, वहां से जब लखनऊ से पकड़ता ट्रेन लखनऊ स्टेशन देखने में लगता था कि बहुत अच्छा चारबाग स्टेशन है, लेकिन जब इस बार उतरा तो स्टेशन की हालत भी बदतर थी। और दूसरे उसी रेलवे पर जब हम बैठे तो एक डिब्बे में एसी प्रथम क्लास के 4 को बर्थ होता है। हमारे एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बैठे थे एक डिब्बे पर, एक बर्थ पर, और उसमें कुत्ता लेकर एक व्यक्ति को इजाजत दी गई बैठने का। उनकी हालत खराब हो गई। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि आप आ जाइए मेरे पर। महोदया, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस व्यवस्था को भी सुदृढ़ होना चाहिए। दूसरे उसके बाथरूम में कोई सोच के कि हम इसके आराम से शौच करके और अपनी यात्रा को आगे बढ़ावें, वो भी असुविधाजनक है। दूसरा महोदया, इस सरकार का सबसे महत्वपूर्ण जगह अयोध्या है, बनारस है। अयोध्या के बल पर ही ये सरकार सत्ता में आई और उस अयोध्या की सुविधा भी अच्छी नहीं है। वहां से दिल्ली के लिए केवल 2 ट्रेन है। इसके साथ ही साथ महोदया, मैंने जो देखा कि अभी आजमगढ़ है, अंबेडकर नगर है, उसके साथ साथ जो इधर की जो जिले हैं वहां से दिल्ली के लिए कोई अच्छी ट्रेनें नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें अयोध्या से दिल्ली के लिए, आजमगढ़ से दिल्ली के लिए नई ट्रेनें चलाई जाएं, जिससे वहां के यात्री जो बड़ी संख्या में यहां पर आते हैं उनको सुविधा मिल सके। दूसरी तरफ महोदया, हमारे जिले से बहुत से लोगों को बंबई जाना पड़ता। बंबई रहते हैं बहुत से लोग मुंबई में, लेकिन मुंबई जाने के लिए अयोध्या से एकमात्र ट्रेन है, वो भी हफ्ते में केवल 1 दिन है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूं कि अयोध्या से जो मुंबई की ट्रेन चलती है उसे कम से कम हफ्ता में 3 दिन चलाई जाए और वो चलाने का काम किया जाए। इसी तरह से बनारस से वंदे मातरम ट्रेन लखनऊ के लिए चलती है। अंबेडकर नगर जो जिले का मुख्यालय है, उस जिले पर अकबरपुर स्टेशन पर उस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है। हमारी आपके माध्यम से रेल मंत्री से मांग है कि उस अकबरपुर जंक्शन पर समस्त ट्रेनें जो वहां से होकर गुजर जाती हैं, चूंकि वो महत्वपूर्ण जगह है, अंबेडकर नगर जिले का मुख्यालय है, बस्ती और सुल्तानपुर के बीच में है, वहां पर सारी ट्रेनें रोकने का काम किया जाए। इसके साथ साथ कैफियत एक्सप्रेस जो आजमगढ़ से चलकर दिल्ली आती है, उसका गोसाईगंज रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज पहले नहीं है। हमारा आपके माध्यम से मांग है कि गोसाईगंज रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज किया जाए। इसके साथ साथ हमारे आपके माध्यम से मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि बनारस अंबेडकर नगर जिले से इलाहाबाद में बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में बच्चे पढ़ने का काम करते हैं। उनके लिए अंबेडकर नगर से जाने के लिए, अकबरपुर से जाने के लिए कोई साधन नहीं है। मेरा आपके माध्यम से मांग है कि अकबरपुर से इलाहाबाद के लिए अयोध्या होते हुए रेल चलाई जाए और साथ ही साथ अकबरपुर रेलवे स्टेशन को बस्ती से जोड़कर गोरखपुर से जोड़ने का काम किया जाए।
ये मेरा आपके माध्यम से मांग है। इसके साथ साथ हमारे जो मंत्री महोदय हैं, वित्त मंत्री ने इस बजट में ट्रेन के लिए कोई सुविधा बढ़ाने का काम नहीं किया, उसके लिए बजट बढ़ाने का काम नहीं किया। बिना बजट के ही ये कैसे इसके अच्छा हो पाएगा, ये निश्चित रूप से कठिन है और इसलिए हमें इस सुविधा को बढ़ाने का काम करना चाहिए, स्टेशनों को अच्छा बनाने का काम करना चाहिए, ट्रेन की सुविधा समय से पहुंचे इसके लिए सुविधा होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपने मुझे अवसर दिया, मैं अपनी बात का विराम देता हूं। धन्यवाद। आप देर में पहुंचे महोदय, हमें मिल गया पहले मौका। மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்களே வணக்கம். வாழ்க தமிழ். மண்ணுக்கு போராடி மாண்டவர்கள் உண்டு, பெண்ணுக்கு போராடி மாண்டவர்கள் உண்டு. ஆனால் உலகத்திலே மொழிக்கு போராடி மாண்டே ஒரே இனம் தமிழினம். மற்றவர்களுக்கு மொழி பேசும் பொருள், ஆனால் தமிழுக்கு எங்கள் மொழி உயிர் மொழி. இங்கு ஜாதிகள் என்றும் ஒன்றுமில்லை. கொடுப்பவர்களே உயர்ந்த ஜாதி, கொடுக்காதல் கீழ் ஜாதி. கேட்ட பிறகும் கொடுக்காதல் கீழும் கீழ் ஜாதி என்று ஔவையார் சொன்னார். இது உங்களுக்கு பொருந்தும் என்று நீங்களும் இதை நாங்களும் கேட்கின்றோம். நீங்களும் கொடுக்கவில்லை, இது கொஞ்சம் பொருந்தும் தான் என்று நினைக்கின்றேன். ரயில்வே அமைச்சத்துக்கான 2005-26 மாநிலங்களுக்கான கோரிக்கைகளுக்கு பதிலளிக்கும் துருப்பான என்று நான் பேசுகின்றேன். இந்திய ரயில்வே வெறும் போக்குவரத்து முறை மட்டுமல்ல, நமது நாட்டின் உயிர்நாடி. ஒவ்வொரு மூலையிலும் ஒவ்வொரு கிராமத்தையும் ஒவ்வொரு பொருளாதார மையத்தையும் இணைத்து இது தினமும் 2.4 கோடி அதிகமான பயணிகளை நம்பிக்கை மற்றும் விருப்பங்களை சுமந்து செல்கின்றது. ஆனால் இந்த சிறந்த நிறுவனத்தை நிர்வகிப்பதில் பெரும் பொறுப்பினை இந்த அரசாங்கம் தவறவிட்டுவிட்டது. ஒரு பட்ஜெட் அல்ல, இது ஒரு துரோகம். ரயில்வே இயக்க வைக்க இரவும் பகலும் உழைக்கும் தொழிலாளருக்கு இது ஒரு துரோகம். அடிப்படை ரயில்வே வசதிகளுக்காக போராடும் மக்களுக்கு இது ஒரு துரோகம். போராடும் மக்களுக்கு ஒரு துரோகம். இந்த ஆண்டுதோறும் ரயில்வே வருவாயில் 18,000 கோடி பங்களிக்கும். ஆனால் வெறும் 6,226 கோடி ஒதுக்கீட்டை பெறும் தமிழ்நாடு போன்ற மாநிலங்களுக்கு இது ஒரு துரோகம். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இது இந்தியாவின் முன்னேற்ற கண்ணோட்டத்துக்கு பெரும் துரோகம். 2025-26 ஆண்டிற்கான மொத்த ரயில்வே பட்ஜெட் சுமார் 25,545.1.8 கோடி. கடந்த ஆண்டை விட ஒரு சிறிய அதிகரிப்பு மட்டுமே ரயில்வே துறைக்கு அரசாங்கத்திற்கும் எந்த தொலைநோய்க்கும் பார்வை இல்லை. மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்களே, இந்த ஆண்டு ரயில்வே பட்ஜெட்டின் கீழ் மாநில வாரியாக ஒதுக்கீடுகளை பார்ப்போம். மகாராஷ்டிராவுக்கு 2,30,000 கோடி, உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு 780,000 கோடி, குஜராத்துக்கு 1,98,000 கோடி, தமிழ்நாட்டுக்கு வெறும் 171 கோடி. தமிழ்நாடு 6,222 கோடியுமே பெற்றிருக்கிறது. மகாராஷ்டிரா 23,778 கோடி பெறுகிறது. ஏன் ரயில்வே வருவாயில் தமிழ்நாடு அதிகம் பங்களிப்பை தரவில்லையா? நாடுகள் ஒன்றாக இருக்கும்போது உத்தரப்பிரதேசம் 3 மடங்கு அதிகமாக பெறுகிறது. கூட்டாட்சிக்கு இது ஒரு உதாரணமா? ஐயா, நல்லாட்சிக்கு நாம் கொடுக்கும் விலை இதுதானா? பொருளாதார வெற்றிக்காக நாம் மக்களவைத் தொகையை கட்டுப்படுத்த இருக்கின்றோமா? தமிழ்நாடு இந்தியாவின் பொருளாதாரத்தை முதுகெலும்பாக இருக்கின்றது. சமூக வளர்ச்சியில் முன்னோடியாக, கல்வியில் முன்னோடியாக இங்கு வருகிறது. ஆனால் நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது? நம் மையத்திற்கு வழங்கும் ₹1 29 பைசா மட்டுமே கிடைக்கிறது. வளமான வரலாறு, நமது துடிப்பான கலாச்சாரம் மற்றும் மொழி, பெருமை அவர்களின் மகிழ்ச்சிக்கு அச்சுறுத்தலா? நமக்கு சொந்தமானதை நாம் ஏன் தொடர்ந்து கேட்டு போராடி பெறுகின்ற எங்களுக்கு இந்த நிலைமை? நாட்டை நீண்ட காலமாக தமிழ்நாடு அதன் சொந்த நாட்டில் ஒரு வெளிநாட்டவரை போல, நாங்கள் எங்கள் நாட்டிலே ஒரு வெளிநாட்டவரை போல இந்தியாவின் பொருளாதாரத்தை நாங்கள் வலுப்படுத்துகிறோம். சமூக வளர்ச்சிகளை நாங்கள் வழிநடத்துகின்றோம். நிர்வாகத்திற்கான அளவுகளை நாங்கள் நிர்ணயிக்கின்றோம். ஆனாலும் நாங்கள் ஓரங்கட்டப்படுகின்றோம், புறக்கணிக்கப்படுகிறோம், தண்டிக்கப்படுகின்றோம். முன்னேற்றத்துக்கான விலை இதுதானா உங்கள் ஆட்சியிலே? தடைப்பட்ட ரயில் பாதை திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டிலே திண்டிவனம் செஞ்சு, திருவண்ணாமலை ஈரோடு பயணி மற்றும் சென்னை கடலூர் வழியாக மகாபலிபுரம் போன்ற பல ரயில் திட்டங்கள் பல ஆண்டுகளாக கிழக்கில் போட்டப்பட்டுள்ளது என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். நிலுவையில் உள்ள இரட்டை ரயில் பாதை திட்டங்கள் காட்பாடி வில்வனூர் வழியாக திருவண்ணாமலை, சேலம், கரூர், திண்டுக்கல் மற்றும் தஞ்சாவூர், விழுப்புரம் போன்ற முக்கியமான இரட்டை பயிர்கள் நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. இன்னும் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் செங்கல்பட்டு, அரக்கோணம், தஞ்சாவூர், காரைக்கால் மற்றும் ஓமலூர் இரட்டை பாதைகள் திட்டங்கள் அச்சுறுத்தல் நின்று இருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, தர்மபுரி பெரம்பூர் 33 கிலோமீட்டர் மற்றும் நான் ஆரணி பாராளுமன்ற உறுப்பினராக என் தொகுதியிலே வருகின்ற இடப்பில் போட்ட தர்மபுரி
திண்டிவனம் நகரி ரயில் பாதை 180 கிலோமீட்டர் பாதைகள் இன்றும் பாதை நிலத்தை எடுத்தப்பட்டு அதுக்கு விலையெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டு பாலங்கள் கட்டி இன்றும் நிலுவையில் இருக்கிறது. இது ஏன் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. மற்ற நாடுகளுடன் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் இந்தியாவின் ரயில்வே உட்கட்டமைப்பு சீனாகவும் வேகமாக வளர்ந்திருக்கிறது. ஆனால் இந்தியாவின் நிலை மிக மட்டமாக இருக்கிறது என்பதனால் இங்கே கூட கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். மேலும் கோவிட் 17 காலத்தில் நமது ரத்து செய்யப்பட்ட பல ரயில்கள் இன்னும் மீட்கப்படவில்லை. அதே நேரத்தில் பராமரிப்பு என்ற சாக்கு போக்கின் கீழ் பல புதிய இடையூறுகள் நிலையை மேலும் மோசமாக்கி இருக்கின்றன. நெரிசலான பெட்டிகள், குறைக்கப்பட்ட முன்பதிவு ஒதுக்கீடுகள் மற்றும் அதிகரித்து வரும் கட்டண உயர்வுகள் பயணிகளுக்கு ஒரு கவனமாக ஆக்கின்றது. விசாகப்பட்டினம், விஜயவாடா, ரத்னாச்சல் எக்ஸ்பிரஸ் போன்ற அத்தியாவசிய நிறுவனங்கள் ரயில்கள் நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. ஐயா, தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன செய்யப்பட்டுள்ளது என்று பாருங்கள். மாநிலத்தில் மிக முக்கியமான பண்டிகையில் ஒன்றான பொங்கல் பண்டிகை தமிழ்நாட்டிலிருந்து வரும் ரயில் மகா கும்ப நிலவரத்துக்கு திருப்பி விடப்படுகிறது. அரசாங்கம் வெவ்வேறு பகுதிகளுக்கு இப்படித்தான் முன்னுரிமை அளிப்பதா? தமிழ்நாடு அதன் சொந்த மிகப்பெரிய பயண நெரிசலை எதிர்கொள்ளும் போது ரயில்கள் ரத்து செய்யப்படுகின்றது. மேலும் தாம்பரம், ராமேஸ்வரம் ரயில் போன்ற சேவைகள் நிறுத்தப்படும். கும்பகோணத்துக்கு கும்பமேளாவுக்கு இந்த ரயில்கள் அனைத்தையும் பயன்படுத்த போதிலும் பாதுகாப்பு முறை நிர்வகிக்கப்பட்டதா என்றால் இல்லை. அதுபோல மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்களே, இந்த பட்ஜெட் இந்திய ரயில்வேக்கு ஒரு அவமானம், நமது பயணிகளுக்கு ஒரு அவமானம் மற்றும் தமிழக மக்களுக்கு ஒரு அவமானம். பின்வரும் காரணங்களால் பட்ஜெட் நாங்கள் ஏமாற்றப்பட்டுள்ளோம். மொத்த பட்ஜெட் ஒதுக்கீடு குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு இல்லை. புதிய ரயில் பாதைகள் தண்டவாளங்களை இணைப்பதால் மற்றும் மின்மயங்களில் ஆக்கிய அனைத்திற்கும் நிதி குறைக்கப்பட்டுள்ளது. விபத்துகள் அதிகரிக்கிறது. வந்தாலும் ரயில் பாதுகாப்பு புறக்கணிக்கப்படுகிறது. தமிழ்நாடு போன்ற மாநிலங்களில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள அதிநேரத்தில் மற்ற மாநிலங்களில் வித்தியாசமான நிதியை பெறுகின்றன. பயணிகள் அனுபவம் மோசமடைந்து வருகிறது. அதே நேரத்தில் கார்ப்பரேட்டுகள் பயனடைகின்றார்கள். இந்தியாவிலேயே ரயில்வே அதன் தனியார் நிறுவனம் அல்ல என்பதை மத்திய அரசு ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். இது இந்திய மக்களுக்கு சொந்தமானது அல்ல, இது இந்திய மக்களுக்கு சொந்தமானது. நாட்டின் உயிர்நாடியாக செயல்படுகிற ஒவ்வொரு மாநிலத்தையும், ஒவ்வொரு கலாச்சாரத்தையும், ஒவ்வொரு குடிமைகளையும் இணைக்கிறது மாநிலங்களின் நிதி மேம்பாடு அல்லது சேவை தரத்தின் வெவ்வேறு பயன்படும் நிர்ணயித்த மட்டுமல்ல, கூட்டுறவு கூட்டாட்சி உணர்வுக்கு எதிரானது உங்கள் ஆட்சி. இது மோதலுக்கான பேர் அல்ல, இது நியாயத்திற்கான கோரிக்கை. இது மோதலுக்கான பேச்சு அல்ல, நியாயத்துக்கான கோரிக்கை. இந்த திட்டங்களை உள்வாங்கிய வெளியிடப்படை மற்றும் சமமான மத்திய அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும். தமிழ்நாட்டுக்கு ரயிலை விரிவுபடுத்த வேண்டும். முக்கியமாக நான் சார்ந்திருக்கின்ற ஆரணி பகுதியில் இருக்கின்ற ஆரணி பகுதி இந்த திண்டிவனம் டு நகரி ரயில் பாதையை கண்டிப்பாக அமைத்து தர வேண்டும். இது என்னுடைய கோரிக்கை இல்லை, என் உயிர்நாடு. வாக்களித்தமைக்கு நான் நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த நிறைவேற்றி தர வேண்டும் என்று கேட்டு விடைபெறுகின்றோம். நன்றி, வணக்கம். Mr. Srinivasulu Reddy. Thank you very much, respected Madam. I thank you for giving an opportunity for me to speak on this demands for grants 25-26 regarding railways. On behalf of our leader and my Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, I thank Honorable Prime Minister Modi ji and Railway Minister Sri Ashwini Vaishnav ji for their efforts to take India towards our collective goal for a Viksit Bharat 2047 by revolutionizing the Indian railways, the lifeline of our country. Madam, my parliamentary constituency is in Andhra Pradesh, Ongole. It has got about 5 railway stations in Vijayawada division and 13 railway stations in Guntur division. So, as someone who has travelled, that means myself, every month I travel more than 5,000 kilometers in the train itself, madam. I'll be knowing the issues of all the passengers who are facing, their problems and everything. For the past 10 years, then, with all the new technology, I can see a lot of changes also in this railway ministry, madam. So, now looking forward the vision over, so many years, madam,
It has been, see, to tell you that, Indian Railways is the best only. We are, laying, more than 1,26,000 kilometers of tracks across the country at a rate of almost 14 kilometers, per day, setting an on course to become the largest railway network in the world soon. This is with the blessings of our Narendra Modi ji, madam, and our railway minister is trying to. Train is the cheapest mode of transport. Everybody knows about it. So people wants to prefer to go in the train itself instead of taking a bus or other car or another anything also. So, madam, what I wanted to say that in Andhra Pradesh the electrification also has been completed 97% and away. So we expect a lot of modernization should happen also at all the railway lines and everything. So whether electrification or otherwise the railway stations are going to be because whatever Atmanirbhar stations have been announced in Andhra Pradesh, about 73, about 2 are in my parliamentary constituency. It is going in a slow pace, madam. So it has to be improved also, so that because the passengers will get all the facilities. And really, madam, I must thank also see my honorable chief ministers. One of the favorite ministries is our railway minister only. So I see for Andhra, setting up a South Coast Railway line zone in Visakhapatnam has been given. Announcement of special Amaravati railway line. New line for new capital also has been given. Close to 9,417 crores of budget allocated for Andhra Pradesh alone. More than 10 times the allocations made to an unbifurcated Andhra Pradesh, madam. Expedited working also 43 ongoing projects, 5,560 kilometers with 80,097 crores is also going, madam. And redeveloping also all these 73 railway stations. It is also going in a speed, but not in the speed which we expect also, madam. Madam, this year, small things only, I will not take much of your time also, madam. Our, unfortunately, our MR is not here, Mr. Bittuji is also here. See, general passengers, every train, only 1 or 2 coaches only are being provided. If you see recently Mahakumbh, where the people are hanging on the outside, inside, everywhere also. So the general passengers, trains have to be increased, madam. Otherwise, it's facing a lot of problems also. And modernization of amenities in the trains also, madam. Lot of if you see that Vande Bharat is the pride of our country. It's a brainchild of our honorable Prime Minister. For that, I must appreciate about it. These Vande Bharat trains are have to be increased also, madam. I request also through you, madam, our honorable minister, that Vande Bharat train also, in my constituency, it is not, it passes through Guntur to Don. The railway line is there. That line, has to be also, taken up. Long pending things, madam, like Nadikudi Srikalahasti railway line. It is a favorite subject for my family for the past 25 years. And now that work is going on up to Kanigiri area, it has come, madam. And further area has to also, has to be done properly. And I request through you also, honorable minister, anyhow the railway line has been formed up to Kanigiri area. But Hyderabad to Kanigiri, demo trains can be operated. But the railway line is just sliding idling only. Some people, railway people, staff only are using it for, picnic purpose. They'll come and go away also. When the railway stations are ready, railway line is ready, why don't you operate also 2 minutes, madam? And my subject, madam, very, very important, madam. See, you have to be sympathetic towards the passengers of, COVID affected. During COVID period, lot of trains, have been stopped, madam. Further, after the COVID, especially in my parliamentary constituency also, no train has been restored. This is very, very, very pathetic. This has to be, this I have brought it to the knowledge of railway officials and MR also so many times. But nothing, not even one train has been restored, madam. This is, this has to be taken up, because, Bittuji, this is very, very, very important.
And the balance between actually, madam, now what I think, see, this is my fifth term, madam, here, coming here about 27 years, I'm here actually. And whether railways is a service-oriented or a commercial organization. So far, I am unable to know about it. Service-oriented means you have to compensate something also for the passengers. See, forming of the new railway line, when it has come, very, very important railway line, madam, Markapur to Srisailam Road. Srisailam is very pilgrimage center. Lot of passengers come from Maharashtra, lot of devotees, and Karnataka and Telangana, everywhere. That I got a letter recently, saying that 9.25% is the ROR. ROR 9.25%. What is the rate of international in internet, madam? Now it has come to 6-7%. 9.25% means it is very, very high. These kind of things, let the government, railways go on HAM model, public-private participation, hybrid annuity model. See, bring something. All these new railway things which are important had to be brought into the system, madam. Otherwise, nothing, no progress we cannot see. RUBs and ROBs also, madam. If you see that cost basis, 100%, now, the central government only have to give it. My important thing, madam, respect for MPs from the department. None of them, because informations, no inauguration will be known or no opening of the thing will be. Recently, madam, you had to tell you the rail coach restaurants have been started in Andhra Pradesh. Even in Ongole, my parliamentary constituency, about a week back, it has been opened. I don't know about it. I have not been informed. I'm a fifth-term MP. See, all these things, so many times we have informed also our general manager, but you have to bring Bituji, all these things also you have to take it to know our MR only. My unfortunate thing, I wanted to present to him only, but you are here, you are also an excellent person about it. The respect for MPs, that has to be go for everything also, sir. Sir, by railway line, Ongole to Donakonda, new railway line via Podili also, they say, this weekend's DPR is being prepared also. Even that also has to be expedited, and we expect also, sir, important things, See here, railways is a lifeline of our country. I like railways, railway journey. That's why I said more than 5,000 kilometers every month. I travel in the train itself. But unfortunately, I had to get my stoppage of trains at my station. After COVID, madam, after COVID, railway stations, all have become empty means. Even after COVID has gone. But the trains, have to be stopped. That is, they are not finding any way for that. It's not commercial. Yes. If the descending is, 75,000, ascending is also 75,000. All railway department people, says that kind of language. But the problem is that, see, if you calculate everything also on this basis, then it is a service-oriented. It is like other schemes. When it was a combined thing also, railways separate also, madam. It used to be there. You have given lot of time to madam. I am very, very thankful to you. But my issues, madam, through you, our honorable minister is here, Bituji is there. You should represent to our MR also, bring it to his knowledge, try to resolve. That will be, I will be very, very, very happy to know about it. Thank you very much. All right. Shri Dileshwar Kamath. आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे वर्ष 2025-26 के लिए रेल मंत्रालय के अनुदानों की मांग पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय रेल मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि रेलवे के चहुमुखी विकास के साथ देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए 2,55,445 करोड़ रुपए का बजट दिया है, जिसमें बिहार के लिए 10,066 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं तथा 86,458 करोड़ रुपए का निवेश नए कार्यों के लिए किया गया है। महोदय, भारतीय रेल को देश का सबसे बड़ा लाइफलाइन कहा जाता है, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। रेलवे का भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ एवं मजबूत बनाने में अहम भूमिका होती है। अनुदान की मांगों पर भारतीय रेलवे में सुधार हेतु कई मुख्य क्षेत्रों पर बल दिया गया है, जिसमें तकनीकी उन्नति, क्षमता विस्तार और मजबूत सुरक्षा के साथ आधुनिकीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। कवच जैसी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली
के क्रियान्वयन सहित प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के महत्व पर भी जोर दिया गया है। महोदया, बिहार में करीब 100% 3020 किलोमीटर रेलवे विद्युतीकरण का कार्य, 1832 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक का निर्माण कार्य के साथ 1700 किलोमीटर कवच का कार्य हो चुका है। बिहार के 98 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन योजना के तहत निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिसमें सुपौल स्टेशन का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। इसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। महोदया, 1934 के भूकंप में ध्वस्त 86 वर्षों के बाद कोसी और मिथिला के ऐतिहासिक दिन 18 सितंबर 2020 को रेल महासेतु का उद्घाटन एवं राष्ट्र को समर्पित करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने सीमांचल कोसी को मिथिला से के नेटवर्क से मिलाने का काम किया, इसलिए 18 दिसंबर 2020 सुपौल का इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल बिहार का सीमावर्ती अति पिछड़ा नेपाल से सटा हुआ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। सदन के माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अपने संसदीय क्षेत्र सुपौल के रेलवे से संबंधित कुछ अति आवश्यक मांगों को जनहित के लिए आग्रह करना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल से राज्य की राजधानी पटना तथा देश की राजधानी दिल्ली के लिए एक भी गाड़ी नहीं जाती थी। मैं माननीय रेल मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि गत 6 महीनों से सहरसा पटना राजधानी ट्रेन संख्या 12567, 12568 को ललित ग्राम तक विस्तार तथा गरीब रथ ट्रेन संख्या 05577, 05578 को अस्थायी रूप से सहरसा से आनंद विहार भाया सुपौल तक परिचालन कर ऐतिहासिक काम किया गया, जिससे राजस्व में वृद्धि तो हो ही रही है, साथ ही दिल्ली एवं पटना